तो पहला सवाल आता है क्यों। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में और पैसे का सफ़र देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था जिसमें सामान की लेन देन होती थी। लोग सामान के बदले सामान एक दूसरे को देते थे। फिर धातु आए जैसे सोना चांदी इत्यादि। फिर आए कॉइन्स जैसे सोना चांदी के सिक्के और अलग अलग धातु के सिक्के आने लग गए। फिर आई पेपर करेंसी। पेपर करेंसी में थे गोल्ड बॉन्ड्स, नोट्स जैसे आपको पता है। फिर आया प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी में था क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि। और फिर आई डिजिटल करेंसी जैसे कि आपको जो आज की करेंसी है जैसे पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, एनईएफटी वगैरह वगैरह। क्या ये एक सवाल है। तो 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक अनजान व्यक्ति ने, मतलब ये आदमी था या कोई ग्रुप था ये किसी को नहीं पता, ये अभी तक अनजान है, मतलब उसने एक बिटकॉइन सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर उसने इंटरनेट पे अपलोड किया। तो ये जो सॉफ्टवेयर था ये डिसेंट्रलाइज्ड था। जैसे इंटरनेट होता है, कोई इसे कंट्रोल नहीं करता, आप इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन कोई गवर्नमेंट या कोई एक कंपनी इसको कंट्रोल नहीं करती। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड कहलाता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही है कि कोई इसे कंट्रोल नहीं करता, ये अपने आप चलती है। और ये सॉफ्टवेयर जो था ये ओपन सोर्स था, मतलब इसका सोर्स कोड कोई भी देख सकता था। फिर क्या हुआ, लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना शुरू किया इंटरनेट से और इस प्रकार बिटकॉइन का एक नेटवर्क तैयार हो गया। तो जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, मेरे सिस्टम में बिटकॉइन सॉफ्टवेयर आ गया, ऐसे जो सिस्टम बनते गए इसी प्रकार से बिटकॉइन का नेटवर्क पूरा एक तैयार हो गया अपने आप में। तो ये एक माइनिंग सॉफ्टवेयर था जो बिटकॉइन नेटवर्क पे यूज होता है। और एक था वॉलेट्स जो यूजर्स यूज करते हैं, जिससे लोग एक दूसरे को बिटकॉइन भेज सकते थे। और ये सॉफ्टवेयर जो है इसका प्रोसेस फिक्स है, ये कोई बदल नहीं सकता कभी भी। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट कंसेप्ट। अब आप देखिए यहाँ पे मनी वर्सेस करेंसी। अभी तक आपकी जेब में जो नोट है, जो करेंसी है, उसे आप मनी मान रहे थे। आपकी जेब में जो 2000 रुपए का नोट है एग्जाम्पल के तौर पे, आप समझ रहे थे ये मनी है। बट मान लेते हैं कि अगर आज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि आज के बाद 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा, तो आपकी जेब में जो पैसा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। बट मनी के अंदर डिफरेंस होता है, उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मनी के पास अपनी वैल्यू स्टोर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में एक गोल्ड कॉइन है और उस गोल्ड कॉइन की एक कीमत भी है, आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो करेंसी के थ्रू। बट आपको पता उसके अंदर एक वैल्यू है, गवर्नमेंट उसे बैन नहीं कर सकती और पूरे वर्ल्ड में वो चलेगा। करेंसी हो सकता है किसी कंट्री की किसी कंट्री में एक्सेप्टेबल ना हो, आपको पहले यूएसडी में कन्वर्ट कराना पड़े, फिर लेना पड़े, बड़े सारे लोचे। बट गोल्ड जैसी चीज़ या सिल्वर जैसी चीज़ या जिनके अंदर वैल्यू है वो हर जगह चलती है। एंड इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि करेंसी में और मनी में डिफरेंस होता है। क्योंकि करेंसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है बट मैनिपुलेट भी करती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। बट करेंसी जितनी चाहे उतनी छापी जा सकती है और जो मनी है वो जितनी चाहे उतनी अपनी मर्जी से, कोई गोल्ड कॉइन अपने घर में बैठ के नहीं छाप सकता। घर में बैठ के तो खैर करेंसी भी नहीं छाप सकते, बट कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट करेंसी जितनी मर्जी चाहे प्रिंट कर ले, बट गोल्ड कॉइन्स कहाँ से लाएगी? उसके लिए माइनिंग करनी पड़ेगी, उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एंड अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो हम बढ़ते हैं अब सेकंड कंसेप्ट की तरफ, एंड दैट इज सेंट्रलाइज्ड वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड। करेंसी सेंट्रलाइज भी हो सकती है और डिसेंट्रलाइज भी हो सकती है, इसे समझिए। अभी समझाता हूं मैं आपको। आप जो रुपए यूज करते हैं वो हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, वो जितने चाहे उतने छाप सकती है और जिससे आ जाता है इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि गवर्नमेंट जितने चाहे उतने नोट प्रिंट कर सकती है। ये गवर्नमेंट के हाथ में सेंट्रलाइज्ड है। बट डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं करती है। एग्जाम्पल बिटकॉइन। तो बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही और जितने चाहे उतने बिटकॉइन नहीं छप सकते, नहीं बन सकते। उसकी एक लिमिटेड रिसोर्स है, लिमिटेड सप्लाई है। तो क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है तो उसके अंदर भी एक वैल्यू स्टोर्ड होती है, ऐसे लोग कहते हैं। अब क्योंकि वैल्यू स्टोर्ड है और वो लिमिटेड है तो पीपल से इट जस्ट एक्ट्स एज अ गोल्ड। गोल्ड भी लिमिटेड है एंड बिटकॉइन भी लिमिटेड है। तो आने वाले टाइम में लोग कहते हैं कि बिटकॉइन के पैसे बढ़ेंगे। अब क्योंकि कोई गवर्नमेंट उसे मैनिपुलेट नहीं कर रही, कोई उसमें रेगुलेशंस नहीं है। तो तीसरा कंसेप्ट है फिएट करेंसी। अब फिएट का मतलब क्या है? अब लोग कहते हैं फिएट मतलब जी फेक। एंड जो हम रुपए यूज कर रहे हैं, जो डॉलर यूज कर रहे हैं, जो यूरो यूज करते हैं, जो येन यूज करते हैं,
ये सब कुछ फिएट करेंसी के अंदर ही आता है। क्यों आता है? आज से कुछ साल पहले आप या कोई भी कंट्री उतना ही करेंसी प्रिंट कर सकती थी जितना उसके पास रिजर्व में गोल्ड है या एसेट्स है। अब आज की डेट में जो कंट्रीज नोट प्रिंट कर रही हैं उसके पीछे कोई भी एसेट्स नहीं है, दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट। जितने चाहे उतने प्रिंट कर लो। तो यू ऑलरेडी नो जिम्बाब्वे के साथ क्या हुआ, एंड ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी ही देश की इकॉनमी डुबा दी नोट प्रिंट करते हुए। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है, फिएट करेंसी people think it is a fake currency. It is not backed by any gold. It is not backed by any assets. कंसेप्ट को समझते हैं, एंड दैट इज डिजिटल वर्सेस फिजिकल करेंसी। अब डिजिटल वर्सेस फिजिकल, आज से कुछ साल पहले लोगों को पेटीएम पे भरोसा नहीं था। लोगों को लगता था यार इसके अंदर पैसे डाल रहे हैं, पेटीएम भाग गई तो, क्योंकि डिजिटल है। लोगों को लगता था डिजिटल सिर्फ बैंक में हो सकता है, वो भी हमारे स्टेटमेंट में खाते में चढ़ा हुआ हमें दिखेगा तो हम मानेंगे कि पैसे हमारे अकाउंट में हैं, वरना लोगों को भरोसा है सिर्फ फिजिकल करेंसी पे। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। एक आदमी ने बहुत सालों से पैसे जोड़े अपने ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, और उसने जोड़ के कहाँ रखे? अपने घर की अलमारी में। बट उस आदमी को नहीं पता था कि उस अलमारी में चूहा घुस सकता है, और उस अलमारी में चूहा घुस गया और उसके पैसे कुतर गया। अब आप सोचिए उस आदमी के ऊपर क्या बीती होगी। अब फिजिकल करेंसी होना, आपके हाथ में पैसे दिखते हैं भैया, 50,000 की गड्डी आपको दिखती है हाथ में, और 50,000 रुपये अकाउंट में तो सिर्फ फिगर्स हैं, बट वो 50,000 कोई छीन सकता है, खो सकते हैं, चूहा उतर सकता है, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट डिजिटली नाउ पीपल थिंक इट इज सेफ। पहले लोगों को नहीं लगता था, पहले लोगों को डिजिटल पे भरोसा नहीं था, बट क्रिप्टो करेंसीज आर टोटली बेस्ड ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये टोटली डिजिटल है, वो कहीं आपके हाथ में नहीं आएगी। बिटकॉइन का कॉइन आपने बहुत बार देखा होगा, बट वो आपके हाथ में कभी नहीं मिलेगा। इट इज डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। तो डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसीज की क्यों जरूरत है, आपको समझ आ रहा है। अब ये फिफ्थ कंसेप्ट की, जिस कंसेप्ट के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज बेस्ड है, एंड दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वेल, काफ़ी सारे लोग कहते हैं हम क्रिप्टो करेंसीज पे तो जी उतना ट्रस्ट नहीं करते, बट हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। एंड दिस इज अ सेम स्टेटमेंट फ्रॉम आरबीआई गवर्नर। उन्होंने बोला टेक्नोलॉजी बिहाइंड क्रिप्टो करेंसीज इज समथिंग दैट वी शुड अडॉप्ट, हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए, एंड दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या है? देखो, सिंपल सी चीज़ है जिसे हम बोलते हैं लेजर। लेजर का मतलब होता है खाता मेंटेन करना। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसे हम मेंटेन करते हैं। अब जो भी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, अभी आपका बैंक मेंटेन कर रहा है, तो सारे रिकॉर्ड बैंक के पास है। पर आपने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी, आपको पता लगा अगर बैंक के अंदर, एसबीआई का आपने केस देखा था, उसमें अगर लेजर से एंट्री हट गई तो फिर उसके लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, कितनी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, बाद में जाके पता लगेगा कि अगर कोई फ्रॉड हुआ तो। एंड बैंक्स के अंदर आपने देखा कि कई बैंक्स के साथ ऐसा हुआ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या कहती है कि भैया आप कोई भी एंट्री मिटा नहीं सकते। यहाँ पे क्या है कि पीपल हैव देयर ओन कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे माइनर्स भी होते हैं, माइनिंग मशीन्स भी होती हैं, उसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पे हर स्टेज पे जाके वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो रही है, और अगर बीच में कहीं पर भी कोई एरर आ गया तो वो आगे वेरिफिकेशन होगा ही नहीं। तो क्योंकि आपका जो लेजर है, खाता है, वो बहुत सारे स्टेप्स में मेंटेन्ड है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है कि जो लेजर है उसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, फिगर्स को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एवरी ट्रांजैक्शन इज बीइंग रिकॉर्डेड, एंड ये टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी बहुत रिसर्च चल रही है। अभी ये कंपैरेटिवली वेरी न्यू टेक्नोलॉजी है, एंड इसीलिए जो क्रिप्टो करेंसी की पूरी मार्केट है, इट इज़ एन इमर्जिंग मार्केट, इट इज़ अ न्यू मार्केट। तो अभी इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग कह सकते हैं कि बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हाईली वॉलेटाइल मार्केट। क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिशनल करेंसी में क्या डिफरेंस है और क्यों हम क्रिप्टो करेंसी की तरफ जा रहे हैं? तो सबसे पहली पॉइंट है डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड, ये तो हमने डिस्कस कर लिया।
डिसेंट्रलाइज मतलब जो पावर है वो लोगों में डिवाइडेड है, और सेंट्रलाइज मतलब एक सिंगल एंटिटी में डिवाइडेड है, सेंट्रल एंटिटी में डिवाइडेड है ये पावर, ठीक है। और ये अलग 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 जगह से डिवाइडेड है, वो भी हम बात कर लेंगे ये एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है। ये हर एक डॉट को हम नोड कहते हैं। नोड मान लो एक कंप्यूटेशनल इंजन हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया। आपने सुना होगा क्रिप्टो माइनिंग हो रही है, हर एक डिवाइस जिस पे माइन हो रहा है वो अपने आप में एक नोड बन जाता है, वो एक नोड बन जाता है, एवरी सिंगल डिवाइस। ये क्या है, एक डिजिटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये एक फिजिकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कैश होता है। इवन जो इलेक्ट्रॉनिक पैसा आपके पास है उसका भी कुछ ना कुछ प्रूफ एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी के पास होता ही है। इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है और फिएट की सप्लाई अनलिमिटेड है। ये लिमिटेड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है यही क्रिप्टो को बहुत यूनिक बनाता है। अभी लिमिटेड सप्लाई में अगर हम चीजें देखें तो तेल हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब चीजों का प्राइस हमेशा बढ़ता ही रहेगा। लेकिन जो रुपीज हो गया, यूएस डॉलर हो गया, ये अनलिमिटेड सप्लाई है। ये सेंट्रल बैंक्स की मर्जी है वो कितना छापना चाहते हैं। ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं कि अंधाधुन छाप सकते हैं बिना किसी रुकावट के, लेकिन जितने लिमिटेशंस क्रिप्टो छापने में है उसका 10% भी नहीं है फिएट छापने में। एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। यहां पे बड़े लोग, बड़े पावर्स आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं जितना इजीली यहां पे कर सकते हैं। जितनी बड़ी डील्स बैकएंड पे बैठे बैठे अभी हो रही है ना, इस सेकंड जब आप वीडियो देख रहे हो, उतना यहां पे होने में सालों लग जाएंगे। बिकॉज यहां पावर आप देखो डिसेंट्रलाइज्ड नोड्स में डिवाइडेड है। नोड्स यानी हर एक इंडिविजुअल सिस्टम में डिवाइडेड है। ये कैसे काम करता है वो भी हम सीखने वाले हैं। ये नया चीज है, यही एक डिफरेंस है। अभी थोड़ा सा नया है, इसीलिए इसमें लोग फंसते जा रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, टेक्नोलॉजी की बात हो जाती है ना, तो लोग यहाँ थोड़े से फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम फिएट की बात करें तो ये अच्छा खासा एस्टैब्लिश्ड है, बहुत सालों से चला आ रहा है, इसलिए लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो जो एजेड लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो अभी तक फुली रेडी नहीं हुए हैं अपने क्रिप्टो को अडॉप्ट करने के लिए। लेकिन एक पते की बात बताऊं, रिसेंटली ब्लैक रॉक का जो एथीरियम का ईटीएफ था, एथीरियम एक क्रिप्टो करेंसी होती है, उसका जो ईटीएफ था, ईटीएफ अगर आपको नहीं पता है तो इसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसका मतलब है जैसे अगर आप निफ्टी बाई कर रहे हो, बैंक निफ्टी बाई कर रहे हो, डायरेक्टली तो बाई नहीं कर सकते, सो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को बाई करते हो। जैसे अगर बैंक निफ्टी मान लो 50,000 का है तो उसका यूनिट 500 रुपए का मिलेगा। उस यूनिट का सेम इसी में वैल्यू रहेगा। अगर ये 10% से ऊपर गया, 50,000 का ये 55,000 हो गया, तो ये 500 का 550 होगा। दिस अलाउज यू टू बाय एट अ लोअर कॉस्ट। ठीक है, सेम चीज एथीरियम का लॉन्च हुआ और ये बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ये बहुत बड़ी न्यूज है। सिंस ये लॉन्च हुआ है, ये एक क्रिप्टो को प्रूफ दे देता है कि हाँ भाई ये लेजिट है, ये इलेजिटिमेट नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें लगा रहे हैं, बिलियंस टोटल। अगर मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो ट्रिलियंस है। इंडियन मार्केट से ज्यादा बड़ा हो चुका है अभी क्रिप्टो, राइट। अब एक और चीज यहां पे है, ये अच्छी बात भी है और बुरी बात। क्रिप्टो अनोनिमस है, मतलब किसी को नहीं पता चलेगा कि आपने किसी और को कितना दिया। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट को भी पता है और बैंक्स को भी पता है, तो यहां अनोनिमिटी नहीं है। लेकिन इस चक्कर में सेफ्टी ज्यादा है और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, यहाँ गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपको फंसा भी सकती है। ठीक है, ये दो धारी तलवार है। इसके बारे में आपको कैसा लगता है ये मुझे आप क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल और वर्चुअल करेंसी दैट यूजेस क्रिप्टोग्राफी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। फॉर सिक्योरिटीज इंश्योरिंग ट्रांजेक्शन आर सेफ एंड सिक्योर फ्रॉम फ्रॉड। ठीक है, उसके बाद क्या है, की फीचर्स क्या होते हैं क्रिप्टो करेंसीज के, अ डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी रिप्रेजेंटिंग वैल्यू। अब होता क्या है, देखिए ये क्या हो गया, डिजिटल फॉर्म हो गया पैसे का। अब आप बोलोगे कि सर पैसा तो हम ऑनलाइन तो आज भी करते हैं, वो नेट बैंकिंग के अंदर आता है, वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं आता है। क्रिप्टो करेंसी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको आप जैसे आगे आगे बढ़ोगे आपके डाउट क्लियर होते चलेंगे। ठीक है, फिर क्या है, ये बेस्ड होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी, बहुत ही ट्रांसपेरेंट। इस पर भी हम लोग अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। यूज क्या होता है इसके अंदर, क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है ब्लॉकचेन के अंदर, जिससे पूरा ट्रांजेक्शन जो है वैलिडेट होता है। इंश्योर सेफ एंड प्राइवेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू कोडिंग टेक्निक्स। ठीक है, अब आपको क्या है, यहां से ही पता चल गया क्रिप्टोग्राफी क्या है, कोडिंग टेक्निक है। इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। बात सुनी होगी क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में क्रिप्टो होता क्या है, क्रिप्टो क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो क्रिप्टो
क्रिप्टोग्राफी बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्निक है, इसको मैं सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपका जो प्लेन टेक्स्ट है, जैसे आपने लिखा आई लव यू, ये एक प्लेन टेक्स्ट है। अब प्लेन टेक्स्ट को इस तरीके से उस डेटा को स्टोर करना और उस डेटा को इस तरीके से चेंज करना, मॉडिफाई करना कि वो एक कोड के अंदर तब्दील हो जाए, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो समझना। मतलब सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ आई लव यू, और आई लव यू को मैं एक स्ट्रिंग ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर दूँ, जैसे सपोज XYZ 1 2 3 A 9 E 5 1 1 1, तो आपको वो कोड ये वाला समझ नहीं आएगा। लेकिन आई लव यू था, आई लव यू को कन्वर्ट कर दिया एक कोड के अंदर, ठीक है। और उस कोड के अंदर जब आपने कन्वर्ट कर दिया और जिस रिसीवर को वो कोड रिसीव हुआ, ठीक है, तो वो जो कोड जो जिसको रिसीव हुआ वो उस कोड को डिकोडिफाई कर सकता है, कर पाता है, ठीक है। तो जो सेंडर था वो कोड को भेजना चाह रहा था, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू आपने उस कोड को चेंज कर दिया और वो जो कोड रिसीवर के पास जो मिला तो वो उसी फॉर्म में मिला। तो इस प्रोसेस को करने को एक इजी तरीके में आप ये समझ लीजिए कि क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक से ये होता है, ठीक है। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत अहम पहलू पर, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो तो हम समझ गए, मगर ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर जितनी भी क्रिप्टो से होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं, उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है या उन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है, या जो हमने क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड होने की पिछले वीडियो में बात की थी, आखिर वो कैसे पॉसिबल है। इस सब का एक ही जवाब है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा बटा हुआ डेटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे शेयर होता है और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। भाषा में क्या है ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन एक्चुअली में एक शेयर्ड लेजर है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लेजर है और लेजर भी ऊपर से शेयर्ड है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि शेयर्ड लेजर होता क्या है। आप एक उदाहरण के तौर पे आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज आप स्कूल, तो हम सब लोग गए, अब स्कूल के अंदर सपोज करिए कि जैसे एक अटेंडेंस रजिस्टर होता था, मैम अटेंडेंस लेती थी, फिर अटेंडेंस लेने के बाद उस रजिस्टर को कई बारी टेबल पे ही छोड़ दिया करती थी या अपने ड्रॉअर में रखती थी, और वो टेबल जो थी वो क्लासरूम के अंदर थी। अब जैसे ही मैम गई और सपोज़ करो कुछ बच्चे जो एब्सेंट होते थे वो बाद में क्या करते थे, उस अटेंडेंस रजिस्टर के अंदर चेंजेस कर दिया करते थे, लेकिन एब्सेंट को प्रेजेंट कर दिया करते थे और मैनिपुलेशन कर दिया करते थे। तो वो क्लास नहीं भी अटेंड करते थे फिर भी उनकी अटेंडेंस पूरी हो जाती थी क्योंकि वो मैनिपुलेशन करते थे। अब सपोज़ करिए ये जो अटेंडेंस रजिस्टर है, अगर इस अटेंडेंस रजिस्टर को एक तो मैम के पास है, एक प्रिंसिपल मैम के पास है, एक पीटी टीचर के पास है, एक केमिस्ट्री के टीचर के पास है, एक जो सिक्योरिटी गार्ड है स्कूल का उसके पास है, एक आया के पास है और एक लाइब्रेरियन के पास है। तो सपोज़ करिए अगर कि यही अटेंडेंस रजिस्टर पूरे स्कूल में 8 से 10 लोगों के पास हो, तो अब किसी को चेंज करना तो मुश्किल है ना। समझ में आ गई? तो अब आप कैसे चेंज करोगे, क्योंकि अगर आपको अब चेंज करना है तो आपको सारे रजिस्टर्स के अंदर चेंजेस करने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो लेजर है, जो अटेंडेंस रजिस्टर है, वो शेयर्ड हो गया। तो यही बात है। अगर आप लेजर को समझो तो सिंगल लेजर क्या है भाई? सिंगल लेजर ये है कि भाई एक लेजर एक आदमी के पास पड़ा है, और शेयर्ड लेजर क्या है कि लेजर की कॉपीज बहुत सारे लोगों के पास है। तो शेयर्ड लेजर जो ब्लॉकचेन कुछ नहीं, बेसिकली एक शेयर्ड लेजर है, राइट। मतलब शेयर्ड का मतलब क्या है कि कोई एक सेंट्रल एंटिटी उस लेजर को गवर्न ना करती हो, काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हो, काफ़ी सारे लोग हों जो उस लेजर को जिनके पास लेजर की कॉपी हो, जो मिलके उस लेजर को मेंटेन करते हो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो पहला तरीका क्या है? सेंट्रलाइज तरीका है लेजर को मेंटेन करने का, जहाँ पे एक टीचर, एक बैंक, एक सेंट्रल बैंक लेजर को मेंटेन कर रहा है। लेकिन डिसेंट्रलाइज तरीका क्या है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हज़ारों में, लाखों में पार्टिसिपेंट्स हैं जो लेजर को मेंटेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली जब हज़ारों में, लाखों में जब लोग मैनेज करेंगे लेजर को, तो ऑब्वियसली वो मैनिपुलेशन या हैकिंग के प्रोन कम होगा, राइट। तो यही कारण है कि 2008 में सतोशी नाकामोटो ने पहली बार जो एक इन्वेंशन, एक वाइट पेपर जब निकाला, जो हमने पिछले अपने वीडियो में बात करी, वाइट पेपर रिलीज़ किया, और उस वाइट पेपर में उसने प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी है? एक डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क। डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क का मतलब ये कि एक ऐसा मॉनेटरी नेटवर्क जिसमें कोई एक सेंट्रल एंटिटी उसको गवर्न नहीं करती, उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो उसको मिलके गवर्न करते हैं, और वो अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग जगहों पे लोकेटेड हैं, और कोई भी उस मॉनेटरी सिस्टम को रन
रन कर सकता है, कोई भी उसका पार्टिसिपेंट बन सकता है, गवर्नमेंट भी बन सकती है, एक आम आदमी, राह चलता आदमी लैपटॉप लेके भी उस डिसेंट्रलाइज मॉनेटरी नेटवर्क को गवर्न कर सकता है, उसका पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको रन कर सकता है, उसको वेरीफाई कर सकता है, उसको अपडेट कर सकता है। तो ये असली इनोवेशन है। समझना शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी के साथ। दो दोस्त हैं, राज और बजाज। राज ने बजाज से 10 रुपए का काम करवाया और उसको 10 रुपए देने की जगह उसको बोला कि मैं तेरे को एक 10 रुपए की टॉफी दे देता हूं। अब राज और बजाज ने सोचा कि चीजें सिंपल रहे, हिसाब आसान रहे, जमाना डिजिटल है, कल को हम दूर होंगे, जरूरी नहीं हमेशा पास हो, तो हम इस टॉफी को डिजिटल कर लेते हैं, एक डिजिटल टॉफी बना लेते हैं। डिजिटल टॉफी? अब टॉफी की डिजिटल वर्जन तो बना लेंगे, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है कि ये डिजिटल है, इसको कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, इसको कोई भी मल्टीप्लाई कर सकता है, ईमेल में अटैच करके कई लोगों को भेज सकता है, 1 के 100 बना सकता है। अब इसका भी सोल्यूशन हो सकता है कि जैसे ही राज ने बजाज को एक डिजिटल टॉफी दी, तो इसको एक कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में नोट कर लिया जाए कि राज ने बजाज को एक टॉफी दी है, लिख दिया। इस हिसाब रखने वाले डॉक्यूमेंट को कहते हैं लेजर। अब ये जो लेजर है वो कोई एक जाना मेंटेन कर रहा है और वो चाहे तो गड़बड़ कर सकता है, वो 1 का 10 लिख सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे एक रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन है, यहीं पे आती है वो क्रांति कि व्हाट इफ, क्या अगर ये लेजर हर कंप्यूटर में स्टोर हो रहा हो, हर कंप्यूटर में हिसाबों के टोटल डिजिटल टॉफीज कितनी हैं, राज के पास कितनी है, राज ने बजाज को एक टॉफी दी, अब बजाज के पास कितनी टॉफीज हैं, अगर ये हिसाब हर कंप्यूटर में हो रहा होगा तो कोई एक जाना अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा वो सारे कंप्यूटर से मिसमैच होगा और वो पकड़ा जाएगा। अब ये राज और बजाज की एग्जांपल को लेते हुए हम सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। ये जो डिजिटल टॉफीज थी जो उन्होंने आपस में एक्सचेंज करी, ये एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो मतलब सीक्रेट, करेंसी मतलब गुड्स और सर्विसेज खरीदने का जो मीडियम है, जो जरिया है। तो एक सीक्रेट करेंसी, एक प्राइवेट करेंसी। आपने कई तरह के क्रिप्टो करेंसीज के नाम सुने भी होंगे, जैसे कि बिटकॉइन, रिपल, एथर, डोजकॉइन। और ये जो पब्लिक लेजर है ना, जिसको कई सारे कंप्यूटर्स मेंटेन कर रहे हैं, कितने लोग मिलकर उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये है पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। कई सारे लोग कंप्यूटर्स मिलकर उस लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, कोई एक का नहीं है, वो अनेक का लेजर है। और ये कैसे मेंटेन होता है, उसके पीछे है ये रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन 2 वर्ड से जुड़ के बना है, ब्लॉक और चेन, ब्लॉक्स की चेन। जैसे ट्रेन में कई डिब्बे होते हैं, एक डब्बा भर गया, अब दूसरा डब्बा लगा दिया, वो भी भर गया, अब अगला डब्बा लगा दिया। इसी तरह से ये ब्लॉकचेन काम करता है। एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस भर गई, अब अगला ब्लॉक उसके साथ जुड़ जाता है, उसमें ट्रांजैक्शंस भर गई, अब उसका अगला ब्लॉक जुड़ जाता है। और हर ब्लॉक में जो ट्रांजैक्शन शुरू होती है वो पिछले ब्लॉक की ट्रांजैक्शन के साथ जुड़ी होती है। मतलब सारी ट्रांजैक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं, हर ब्लॉक चेन की फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये ब्लॉकचेन सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं बल्कि कई सारे कंप्यूटर्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होता है। ऐसे में अगर कोई चीट करना चाहे, कोई फ्रॉड करना चाहे तो वो ट्रैक हो जाता है। अब मान लेते हैं कि राज और बजाज दोनों के पास क्रिप्टो करेंसीज है। राज के पास 2 बिटकॉइन है, उसने 1 बिटकॉइन बजाज को दिया। अब ये सारे कंप्यूटर्स काम पे लग जाते हैं, फटाफट से चेक करने लग जाते हैं कि क्या राज के पास सच में 2 बिटकॉइन है। उसकी सारी पुरानी ट्रांजैक्शंस के हिसाब से उसके पास 2 बिटकॉइन ही है। अब उसने बजाज को 1 बिटकॉइन दे दिया तो उसके पास 1 रह गया। बजाज के पास कितने थे पूरा चेक हुआ और बजाज के 1 बिटकॉइन ऐड हो गया। ये सारी ट्रांजैक्शंस एक्यूरेसी के साथ विद इन फ्यू सेकेंड्स होती है और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। यही है ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। सो जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को मेंटेन कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, उनको कहते हैं माइनर्स। और इस प्रोसेस को, ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना, वैलिडेट करना, इसको कहते हैं माइनिंग। ये किसी को बैठ के नहीं करना होता, ये सब सिस्टम जनरेटेड होता है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। लेकिन यस, इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स लगते हैं, स्पेशल सॉफ्टवेयर लगते हैं। और इस प्रोसेस में, माइनिंग में जो टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, जो पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, इसके बदले में माइनर्स को उसी करेंसी में कुछ रिवॉर्ड। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा बैंकिंग समझना होगा, जो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे पता है, लेकिन देखते हैं कि ये बैंकिंग कैसे काम करता है। तो समझ लीजिए राज को पैसे भेजने हैं, पूजा को 1000 रुपये भेजने हैं। तो यूजुअली क्या होता है, राज के अकाउंट से 1000 रुपये जब वो ट्रांसफर करेगा, फिर राज के अकाउंट से 1000 रुपये डेबिट हो जाएंगे और पूजा के अकाउंट में 1000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। और इसका एक लेजर बनता है जो होता है बैंकिंग सर्वर पे। लेजर होता है जिसमें जमा और खर्च दोनों लिखा जाता है
और ये लेजर की कॉपी होती है बैंकिंग सर्वर पे। तो चलिए आपको समझ गया बैंकिंग कैसे काम करता है। अब देखते हैं बिटकॉइन ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है। तो समझ लिए राज को सिमिलर वे से भेजना है बिटकॉइन। तो राज के वॉलेट में जो बिटकॉइन है वो माइनिंग सर्वर से होते हुए पूजा के वॉलेट में जाएगा। जैसे बैंकिंग में बैंकिंग सर्वर्स थे वैसे ही बिटकॉइन में माइनिंग सर्वर्स होते हैं। अभी के लिए आप ये नाम याद रखिए माइनिंग, इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। तो ये सर्वर्स का नेटवर्क होता है पूरा। तो क्या होगा, राज के वॉलेट से एक बिटकॉइन कम हो जाएगा, पूजा के बिटकॉइन वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इसका लेजर बनता है। इस लेजर को जैसे बैंकिंग में लेजर होता है वैसे ही बिटकॉइन के लेजर को ब्लॉकचेन बोलते हैं और ये माइनिंग नेटवर्क पे सेव होता है। हर माइनर के पास इसका एक कॉपी होता है। तो वेरिफिकेशन का काम बिटकॉइन नेटवर्क पे कौन करता है? माइनिंग सर्वर्स करते हैं, जो माइनर्स होते हैं वो करते हैं। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि जो बिटकॉइन नेटवर्क है वो कैसे काम करता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं एकदम आसान तरीके से आपको इसे समझाऊंगा। तो एक बात आप समझ लीजिए, बिटकॉइन नेटवर्क में 10 मिनट का एक साइकिल होता है। तो इस साइकिल को ब्लॉक कहते हैं, मतलब 10 मिनट का एक ब्लॉक। और जिस दिन बिटकॉइन बना था तब से ये सिलसिला चलता आ रहा है हर 10 मिनट में। तो पूरे 1 घंटे में कितने ब्लॉक्स हुए? 6 मेमोरी पूल दिखाता हूं। देखो यार, ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये ब्लॉक के अंदर गया, वो गया ब्लॉकचेन में। बट बिफोर पुटिंग दिस ट्रांजैक्शन डेटा इनटू द ब्लॉक, ये कहां होता है? ये कहां पे होता है? डायरेक्टली तो जाता नहीं। मतलब जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हुआ डायरेक्टली यहां से उठा के उसको ब्लॉक में डाल दिया, ऐसा तो होता नहीं। तो जाता कहां है? तो वो यहां पे जाता है। अब बात समझ में आ गई कि हो क्या रहा है, प्रोसेस क्या है कि ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन करने की कोशिश यहां सेंडर से हो जाएगी, बराबर है। उसके बाद वो तुरंत ब्लॉक में नहीं ऐड होने वाला है, तुरंत पैसे ये यूजर 2 को नहीं मिलने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसी को। ओके, उससे पहले क्या होता है कि ये आपका ट्रांजैक्शन अनवेरिफाइड है, कंफर्म्ड नहीं है, वैलिडेटेड नहीं है, जो कहना कह लो भाई, बराबर है। क्यों? बिकॉज यहां पे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, इतना बड़ा नेटवर्क होता है यार, इस इतने बड़े नेटवर्क में इतने सारे नोड्स होते हैं, इतने सारे यूजर्स होते हैं, इतने सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो कहना कह लो भैया। इस सब पूरे माहौल में पॉसिबिलिटी है कि कुछ पोटेंशियल मेलिशियस ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। पोटेंशियल जो आपके मेलिशियस ट्रांजैक्शंस हैं वो जानबूझ के कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। ओके, टू डिस्टर्ब द नेटवर्क, ओके, टू मैनिपुलेट सम ऑफ द थिंग्स, ये कोशिश की जा सकती है। और जिस वजह से जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है उसे डायरेक्टली ब्लॉक में ऐड नहीं किया जाता। मैंने बताया था ना आपको कि भैया माइनिंग के वक्त आपको बताया था कि जो भी ब्लॉक में ट्रांजैक्शन ऐड हो रहे हैं सबसे पहले उनको वैलिडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कंफर्म करना कि भाई साहब ये सही है, ये गलत नहीं है, बराबर, ये कोई मेलिशियस नहीं, मिसलीडिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तब जाके उसको वेरीफाई बताया जाता है, घोषित किया जाता है उस ट्रांजैक्शन, और उसके बाद भैया उसको ब्लॉक में भेजा जाता है। सही बात है। तो यही चीज जो है हम मेम पूल का यहां पे ठीक है, ये तो समझ आया कि क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट डिजिटल करेंसी है जिसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक तरह के पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है, कई सारे सिस्टम्स में ब्लॉकचेन के साथ मेंटेन होती हैं। ये क्लियर हो गया। माइनर है जो उसको रिकॉर्ड कर रहा है, जिसके सिस्टम जिसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माइनिंग क्लियर हो गया। अब यहां पे एक सवाल आएगा कि मेरे पास कितना पैसा है वो हर सिस्टम में मेंटेन हो रहा है, तो यहां तो कोई प्रिवेसी नहीं है, हर किसी को पता है किसके पास कितना पैसा है, कौन क्या लेके बैठा है। तो दिस इज नॉट राइट। अब यहीं पे आता है क्रिप्टो करेंसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर, ड्रम बजाओ, और वो है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी मतलब सब कुछ कोडेड है। उस सिस्टम के अंदर हिम ईशमदान नहीं है, उसका कुछ कोड बनता है, जैसे कि B2 के BG, बिट्टू के बीजी नहीं, मतलब ये कोड हो सकता है B2 के BG। और यही एक बहुत बड़ा कारण है क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत का और क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती पॉपुलैरिटी। एक सवाल शायद आपके दिमाग में यहां पर आएगा कि अगर ब्लॉकचेन में मौजूद इंफॉर्मेशन को हर कोई देख सकता है और ब्लॉकचेन की कॉपी नेटवर्क के हर कंप्यूटर में मौजूद होगी, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन डालोगे वो प्राइवेट नहीं रहेगी, फिर तो इंफॉर्मेशन को कोई भी देख सकता है, आपकी प्राइवेसी का क्या। एक्चुअली में दोस्तों, जो भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है ब्लॉकचेन पे वो ना सिर्फ सिक्योर है बल्कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट भी करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि नेटवर्क में मौजूद हर कंप्यूटर के पास अपनी एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक एड्रेस होता है। इसे बेसिकली ईमेल एड्रेस और ईमेल के पासवर्ड की तरह समझ लो। जब आप अपने ईमेल पे लॉगिन करते हो तो आप अपना ईमेल आईडी डालते हो और अपना पासवर्ड डालते हो और आप अपने ईमेल अकाउंट के अंदर सिर्फ खुद ही से ही लॉगिन कर सकते हो। ऐसा ही ब्लॉकचेन के साथ भी है। लेकिन जब आप दूसरों को अपना ईमेल आईडी शेयर करते हो तो आप अपना पब्लिक एड्रेस शेयर करते हो, ना कि अपनी प्राइवेट की शेयर करते हो। लोगों को यह प्रॉब्लम थी कि जब पैसे हमारे हैं तो इसका कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों हो।
बैंक्स के हाथ में क्यों, अथॉरिटीज के हाथ में क्यों, एजेंसीज के हाथ में क्यों? गवर्नमेंट जब चाहे इन्फ्लेशन बढ़ा दे, नोट छप गए, इन्फ्लेशन बढ़ गई, इन्फ्लेशन घट गई, रुपये की वैल्यू कम हो गई, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। इस तरह की चीजों से लोगों को प्रॉब्लम थी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि करेंसी भी डिसेंट्रलाइज हो जाए, किसी एक का कंट्रोल ना हो। जब करेंसी सबकी है तो कंट्रोल भी सबका हो। मेरे पास कितना पैसा है ये बैंक में बैठे लोगों को क्यों पता हो, ऐसी कई ट्रेडिंग एजेंसीज के लोगों को क्यों पता हो, कई सारी पार्टीज को क्यों पता हो। अब पॉइंट ये है कि जब कोई एक बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर रही, जब इस पे सबका कंट्रोल है, तो इसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है? फिर ये कैसे सुनने में आता है कि बिटकॉइन का रेट बढ़ गया, बिटकॉइन का रेट घट गया? तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि हर क्रिप्टो करेंसी में ये पहले से डिफाइंड होता है कि टोटल कितने कॉइन्स प्रोड्यूस होंगे। और जब कोई चीज फिक्स्ड होती है, जब कोई चीज लिमिटेड होती है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि उसकी कितनी डिमांड है। एग्जांपल देता हूं कि एक जमीन का टुकड़ा है, वो एक फिक्स्ड जमीन है, वो एक लिमिटेड है, राइट? अब जब उस जमीन को खरीदने वाले ज्यादा होंगे, बहुत सारे लोग उस जमीन को खरीदना चाह रहे हैं, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। अब वो जमीन को कम लोग खरीदना चाह रहे हैं, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं, उसकी नीड इतनी नहीं लग रही, तो उसकी प्राइस घट जाएगी। इसी तरीके से ये क्रिप्टो करेंसीज में किसी करेंसी की जब डिमांड नजर आ रही होती है, यूजेज नजर आ रही होती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जब ज्यादा लोग उसको खरीदना चाह रहे होते हैं, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और ऑपोजिट केस में प्राइस घट जाती है। तो बिटकॉइंस की सप्लाई भी लिमिटेड 21 मिलियन, तो इसकी डिमांड बढ़ने से और घटने से इसकी प्राइस चेंज हो है। क्या बिटकॉइन ये है कि अगर आपके पास बिटकॉइन है तो बिटकॉइन का जो लेजर है, उस लेजर के अंदर आपके नाम की एंट्री है, राइट? तो अगर आपके पास 0.20 बिटकॉइन है, तो उस लेजर के अंदर जो बिटकॉइन का लेजर है, जो बिटकॉइन का डेटाबेस है, उसके अंदर आपके नाम पे एंट्री हुई है, तो वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन को किसी सिक्के का नाम नहीं है, बिटकॉइन को आप टेंजिबल फॉर्म में फील नहीं कर सकते या पकड़ नहीं सकते, या कोई करेंसी नोट नहीं है। उस लेजर के अंदर आपके नाम की जो एंट्री है, राइट, कि पूरी दुनिया जानती है, या पूरा नेटवर्क ये जानता है, जो उस नेटवर्क के अंदर पार्टिसिपेंट है, वो ये जानते हैं कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पे एक एंट्री है 0.20 बिटकॉइन की, जो बिटकॉइन के खाते में अपडेटेड है। और ये एंट्री किसके पास है? ये उस शख्स के पास है जिसके पास इसकी प्राइवेट कीज है। तो सपोज करो कि आपके बैंक अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए हैं, तो पता कैसे लगेगा कि आपके हैं? तो भाई आप कहोगे कि भाई मैं इसको स्पेंड कर सकता हूँ, तो मैं कहता हूँ स्पेंड करके दिखाओ। तो आपके पास या तो OTP है, पासवर्ड है, या चेकबुक है। जब आप चेकबुक को साइन करते हो और मैं जब चेक बैंक पे लेके जाता हूँ, तो वो चेक को मैच करता, कहता है हाँ ये साइन उसी के हैं, तो वो आपके खाते से पैसे निकल जाते हैं। सिमिलरली जो बिटकॉइन है, वो आपके नाम की एक एंट्री है बिटकॉइन के लेजर के अंदर, जिसको स्पेंड आप ही कर सकते हो। कैसे स्पेंड कर सकते हो? क्योंकि उसकी जो प्राइवेट कीज है वो आपके पास है, तो प्राइवेट कीज जिसके पास होंगी वही उसका मालिक है, वही उसे स्पेंड कर सकता है। आपके ज़हन में ये सवाल आया होगा, ये अल्ट कॉइन्स हैं कौन कौन से, और कैसे हम जान सकते हैं कि कौन सा कॉइन जो है वो अल्ट कॉइन है? तो सिंपल डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो सारे अल्ट कॉइन हैं। बिटकॉइन एक ऐसा कॉइन है कि उसके अलावा जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं हम उसको अल्ट कॉइन्स कहते हैं। इथीरियम है, लाइट कॉइन है, कार्डानो है, रिपल कॉइन है, XRP जिसे हम बोलते हैं, पोल्का डॉट है। जितने भी कॉइन, जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज अब तक आई हैं वो सारे जो है वो अल्ट कॉइन्स ही बोले जाते हैं। तो अब आपके सामने कोई अल्ट कॉइन का जिक्र करेगा तो आपने घबराना नहीं है कि ये कौन सा कॉइन का जिक्र कर रहा है। वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि आखिर ये क्या बवाल है भाई, इथेरियम ये क्या चीज है। इस प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शंस के लिए जो करेंसी यूज की जाती है वो है ईथर, जो बिटकॉइन की ही तरह एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन उससे थोड़ी कम पॉपुलर है। ये करेंसी डिजिटली ही एग्जिस्ट करती है और इसे खरीदा और बेचा जा सकता है। इथेरियम नेटवर्क पर एप्लीकेशंस और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को चलाने के लिए ये यूज की जाती है। इथेरियम प्लेटफॉर्म पर ईथर करेंसी को दुनिया में कहीं भी सेंड किया जा सकता है और ये ट्रांजैक्शन इथेरियम ब्लॉकचेन पर स्टोर रहता है। अब बात करें डी एप्स और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो डी एप्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स जैसे ब्लॉकचेन पर रन करते हैं। इन एप्लीकेशंस को सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स के बजाय मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये कंप्यूटर्स नोड्स कहलाते हैं। इन डी एप्स का कंट्रोल किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास नहीं होता। इन एप्लीकेशंस का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और ब्लॉकचेन डेवलपर्स करते हैं और इनका यूज वो कॉमन यूजर्स करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, गेमिंग, सोशल मीडिया, मार्केट प्लेस और वोटिंग सिस्टम्स जैसी एप्लीकेशंस का यूज करते हैं।
ऐसे कॉमन यूजर्स के अलावा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स भी इसका यूज करते हैं और डेवलपर्स और इनोवेटर्स भी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस टर्म को सबसे पहले 1994 में यूज किया निक ज़ैबो ने, जो कि एक कंप्यूटर साइंटिस्ट, लॉ स्कॉलर और क्रिप्टोग्राफर थे। मतलब बिटकॉइन का आविष्कार होने के काफी साल पहले इस टर्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद 2013 में विटालिक बटरिन नामक एक प्रोग्रामर ने इसका यूज किया इथेरियम ब्लॉकचेन में, जहां पर इसका सिग्निफिकेंस और भी ज्यादा बढ़ गया। A smart contract is a computer program or a transaction protocol which is intended to automatically execute, control or document legally relevant events and actions according to the terms of a contract or an agreement. इसका मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे जाते हैं और जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट और कंट्रोल किए जाते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी भी जनरल कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की तरह ही होता है, बस वो हमेशा डिजिटल फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश और सुरेश, इन दोनों के बीच प्रॉपर्टी के लेन देन के बारे में एक कॉन्ट्रैक्ट यानी एग्रीमेंट करना है, तो दोनों किसी ट्रस्टवर्दी लॉयर या फिर नोटरी के जरिए उस एग्रीमेंट को बनवा सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल में लॉयर रमेश और सुरेश के बीच किसी थर्ड पार्टी के जैसे काम करता है। तो ये हो गया अपना जनरल कॉन्ट्रैक्ट मेथड। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे किसी थर्ड पार्टी यानी मध्यस्थी की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले ही देखा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्लॉकचेन में स्टोर करके रखा जाता है, इसलिए काफी ज्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसे कोई भी आसानी से चेंज या हैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों एक और एग्जाम्पल के थ्रू अपन जो है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंडे को जरा अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यार मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, यहां पे मैं खड़ा हूं, मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो अब क्या होगा भैया, मैं कहीं से तो लेट से कोई तो वेबसाइट होगी, some website would be there, let's say some X website is there, वहाँ मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए गया, वहाँ पे मुझे कोई प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया लगा, पसंद आ गया, मैंने बोल दिया भैया ये मुझे चाहिए, होम डिलीवरी करके दे दो और मुझे जो है मेरा आइटम मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे लेट से पेमेंट पहले करना है, मुझे पहले से ऑनलाइन पे करके रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ बहुत सारा रिस्क आ जाता है, यहाँ पे बहुत सारा रिस्क आ जाता है कि क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट पे कि हमने पैसा पहले पे कर दिया, लेकिन भाई साहब अगर यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हम तक पहुंचा ही नहीं तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो गया ना। सही बात है कि नहीं, पैसा दे दिया पहले ही लेकिन प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे जो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर अप्लाई करें तो सिचुएशन जो है वो हमारे पक्ष में हो जाएगी और हम पूरी तरीके से अभी इस पर्टिकुलर सिस्टम पे, नेटवर्क पे ट्रस्ट कर पाएंगे। कैसे? बड़ा सिंपल सा फंडा है, यहां पे कंडीशन डाल देंगे। तो वो कंडीशन जो है बड़ी सिंपल होगी। क्या होगी कि भाई साहब जो मैंने इस वेबसाइट में जो प्रोडक्ट देखा था, अच्छा लगा था, चूज किया था, सिलेक्ट किया था, जिसके लिए मैंने पे किया था ऑनलाइन मोड में, तो वो जब तक वो प्रोडक्ट, डिजायर्ड सिलेक्टेड प्रोडक्ट मुझ तक डिलीवर नहीं होता, होम डिलीवर नहीं होता, मुझ तक नहीं पहुंचता, तब तक जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था व्हाइल बाइंग दैट प्रोडक्ट ऑन द वेबसाइट एक्स, वो तब तक जो है उस वेबसाइट या जो ओनर है वहां तक वो पैसा नहीं जाना चाहिए। एक बार मुझे ये मिल गया, एक बार ये प्रोडक्ट मिल गया मुझे, सो इट विल बी अ ट्रिगर टू एन इवेंट और टू एन एक्शन टू गिव द और ट्रांसफर द फंड्स टू द रिस्पेक्टिव सेलर, टू द रिस्पेक्टिव सेलर। आपको बात समझ में आ रही है कि ये जो अभी एक्शन होगा मतलब ये डिलीवर हो गया, द पार्सल हैज बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड टू ए। तो ये जो पर्टिकुलर अब यहां पे चीज हुई है, दिस इज नथिंग बट अ ट्रिगर यू कैन से। किस चीज के लिए? एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए। कौन सा एक्शन? फॉर सेंडिंग द फंड्स और द मनी टू द सेलर। तब तक नहीं जाएगा, तब तक पैसा नहीं जाएगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो आपको यहां पे अब इस पूरे नेटवर्क पे, सिस्टम पे ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाएगा कि भैया मेरा पैसा उस तक पहुंचने नहीं वाला जब तक प्रोडक्ट मेरे तक नहीं पहुंचता। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको भैया समझ में आ गया होगा ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है। समझ आ गई होगी कि हर कॉइन जो है वो उसकी अपनी एक
ब्लॉकचेन होती है जिसमें जो है वो वर्क कर रहा होता है। अब आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि बहुत से ऐसे कॉइन्स हैं जो कि इथीरियम बेस्ड है, यानी कि इथीरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं या BEP20 यानी कि बाइनांस स्मार्ट चेन को यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो क्या हैं? वो टोकन्स होते हैं जो कि अभी अपनी ब्लॉकचेन तो नहीं बना सकते, लेकिन क्योंकि इथीरियम अलाउ कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बनाना और बाइनांस स्मार्ट चेन भी अलाउ करता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना, तो लोग उधर अपने कॉइन्स जो है बनाते हैं और अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं और कुछ लोग जो है परमानेंटली भी इनको लेकर चल रहे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो कॉइन की, जिसकी अपनी ब्लॉकचेन हो और उस पर वो वर्क कर रहा हो उसको हम क्रिप्टो कॉइन कहते हैं, और ऐसा कॉइन जो किसी और की ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहा हो उसको हम टोकन कहते हैं। क्रिप्टो कॉइन की एग्जांपल है बिटकॉइन, इथीरियम, ट्रॉन, रिपल, डॉज कॉइन। अगर क्रिप्टो टोकन की बात करूं तो इसकी एग्जांपल है सेफ मून, सेफ मार्स, इसी तरह USDT इथीरियम बेस्ड भी है, ट्रॉन बेस्ड भी है, ठीक है। अब जो क्रिप्टो कॉइन है वो एज अ सोर्स ऑफ पेमेंट यूज़ होता है, और जबकि क्रिप्टो टोकन जो है वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है और एज अ पेमेंट भी यूज़ होता है। क्रिप्टो टोकन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्रिप्टो टोकन बहुत से ऐसे डेवलपर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं कि जिनके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो अपनी ब्लॉकचेन बना सकें और दूसरे इस तरह के जो एक्सपेंस हैं उनको बियर कर सकें। तो इसलिए वो पहले किसी और की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं, उधर अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और कोडिंग वगैरह करके अपना बनाते हैं, ठीक है, अपना एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करते हैं और उस पर अपना टोकन जो है वो इशू करते हैं, ठीक है। तो जब उनको इन्वेस्टमेंट मिलती है तो उससे फिर अपनी जो है वो ग्रोथ करते हैं और अपना जो है वो ब्लॉकचेन कर लेते हैं स्टार्ट। एग्जांपल देता हूँ ट्रॉन की, तो ट्रॉन पहले इथीरियम बेस्ड था, अब उसकी अपनी ब्लॉकचेन है। BNB की आप एग्जांपल ले लो, अब बाइनांस ने अपनी ब्लॉकचेन बना ली है। पहले BNB जो है ये भी इथीरियम बेस्ड टोकन था, अब इसकी अपनी ब्लॉकचेन है जिसको हम बाइनांस स्मार्ट चेन बोलते हैं, तो अब इसको हम कॉइन कहते हैं, BNB कॉइन। ये थी शॉर्ट सी वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई। कुछ टाइप के प्राणी होते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि अपने घर में रहते हैं, अपना उनका खुद का अपना घर होता है, वो प्राणी अपने खुद के घर में रहते हैं। ऐसे प्राणियों को अपन कहते हैं कॉइन। क्या कहते हैं? कॉइन। और कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जिनका खुद का घर नहीं होता, वो ऑन द टॉप ऑफ अदर हाउस, दूसरे के घर में रहने का प्रयास करते हैं, जिनको अपन बोलते हैं टोकन। उनका खुद का घर नहीं होता। अब यहां पे वो जो घर है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। घर का मतलब क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो कॉइन होता है दे हैव देयर ओन ब्लॉकचेन। ये चीज अपने को दिमाग में रखनी है, याद रखनी है। लेकिन टोकन्स डू नॉट हैव देयर ओन ब्लॉकचेन, दे रिसाइड ऑन टू अदर कॉइन्स ब्लॉकचेन। दूसरे कॉइन के ब्लॉकचेन पे भैया बैठे रहते हैं, जिनको अपन टोकन बोलते हैं। अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं कि कॉइन और टोकन्स में क्या डिफरेंस होता है, तो कॉइन तो ये कॉइन अगर आपके पास है तो वो ये दिखाते हैं कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कुछ खरीदने की, ये तो हो गए कॉइन। और अगर टोकन्स की बात करूं तो मतलब आपके पास क्या क्या चीजें हैं खरीदी हुई। ये दो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कॉइन और टोकन के अंदर। कॉइन एज ए करेंसी यूज की जा सकती है, वहीं जो टोकन है वो एज ए एसेट यूज किया जा सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कॉइन और टोकन के बीच में क्या डिफरेंस। तो ये है ERC-20 टोकन स्टैंडर्ड्स, जो डेवलपर्स एक कोड या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नए टोकन को लॉन्च या डिप्लॉय करते हैं इथीरियम ब्लॉकचेन पे। यानी ICO या नए टोकन्स लॉन्च करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स लाजिम यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ICO को बेहतर समझना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब नए टोकन्स ERC-20 स्टैंडर्ड को फॉलो करके इश्यू किए जाते हैं, ये क्वालिफाई कर जाते हैं इथीरियम नेटवर्क में, यानी नेटवर्क में शामिल हो जाते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि टोकन्स इथीरियम ब्लॉकचेन पे रहते हैं, यानी ये 100% डिपेंडेंट है इथीरियम ब्लॉकचेन पे और इथीरियम ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी ईथर पे। दूसरे लफ्ज़ों में इथीरियम ब्लॉकचेन एक मदर ट्री की तरह है, यानी अगर इस दरख्त को कुछ हुआ तो ये सारे टोकन्स नेटवर्क में फंस जाएंगे और ट्रांसफ़र करना नामुमकिन हो जाएगा। अभी हम बेसिकली इन टोकन्स के यूज़ केस पे बात कर लेते हैं। ये टोकन मुल्क की करेंसी हो सकती है, कोई रिवॉर्ड हो सकता है, कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है। यानी आप अपने मुल्क की करेंसी टोकन की शक्ल में लॉन्च कर सकते हैं इथीरियम ब्लॉकचेन पे। अगर आप स्टेबल कॉइन जैसे USDT और USDC से वाकिफ़ हैं तो ये डॉलर करेंसी है टोकन की शक्ल में। एक ERC-20 टोकन जो यूनिस्वाप है, इसका सैंपल शेयर कर लेते हैं आपसे ताकि आप इसको बेहतर समझ जाएं।
ये टोकन क्रिएट किया जाता है ERC-20 स्टैंडर्ड को फॉलो करके और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ना सिर्फ स्पेसिफिक टोकन क्रिएट करता है बल्कि इस टोकन की ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता है और इस टोकन होल्डर के बैलेंस को ट्रैक भी करता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ERC, TRC एंड BEP के बारे में। जी दोस्तों, हाँ, आप जो भी टोकन को इधर से उधर यानी एक एक्सचेंज से जो है दूसरे एक्सचेंज पर जो है ट्रांसफर करते हो तो वहां पर आप जो है देखते हो ERC-20, TRC-20, BEP2 या फिर BEP20। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, ये एक जो ब्लॉकचेन होती है जी दोस्तों। हाँ, अगर मार्केट में आपको जो बहुत सारी ब्लॉकचेन देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि एथेरियम की देखने के लिए मिल जाती है, ट्रोन की देखने के लिए मिल जाती है, बाइनेंस की देखने के लिए मिल जाती है, सोलाना देखने के लिए मिल जाती है, पॉलीगॉन देखने के लिए मिल जाती है, फैंटम देखने के लिए मिल जाती है, हार्मोनी देखने के लिए मिल जाती है एंड हुबी की देखने के लिए मिल जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी आपको जो है मार्केट में ब्लॉकचेन यहाँ पर बहुत सारे टोकन प्रोवाइड कराते हुए नजर आते हैं। अब दोस्तों कुछ ही यहाँ पर जो ब्लॉकचेन है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, जैसे ERC-20, TRC-20 एंड BEP20। दोस्तों हाँ, BEP2 जो है काफी ज्यादा पहले पॉपुलर थी बट अब नहीं है। इसका रीजन भी मैं आपको जो आगे बताने वाला हूँ। अब दोस्तों ERC-20 जो वो हमें एथेरियम की तरफ से देखने के लिए मिलती है दोस्तों। एथेरियम की ब्लॉकचेन ये है। इसी के बाद में अगर TRC-20 की बात करूँ तो ये दोस्तों ट्रोन की ब्लॉकचेन है जी दोस्तों। हाँ, वहीं पर मैं बात करूँ BEP2 एंड BEP20 की तो ये दोस्तों बाइनेंस की तरफ से देखने के लिए मिलती है जी दोस्तों। हाँ, यहाँ पर BEP2 जो है बाइनेंस चेन है और BEP20 जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन है जी दोस्तों। हाँ, आइए आपको जो है समझना पड़ेगा। ये सारी ERC-20, TRC-20 या BEP20 का जो मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इनका ये मतलब होता है कि ये एक ब्लॉकचेन है जिनके जरिए हम जो है किसी भी एक टोकन को जो है एक एक्सचेंज से जो है दूसरे एक्सचेंज पर जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं इनका यूज करने के बाद में। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी चेन का यूज करें वो कैसी। 8 अलग अलग तरह के जो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला है पेमेंट करेंसीज। पेमेंट करेंसीज यानी जो चीज जो पैसों को रिप्लेस कर रहा है। देखो बार बार हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। पेमेंट करेंसीज यानी कि अगर आपको कुछ खाना पीना खरीदना है, पिज्जा खरीदना है, तो वो बिटकॉइन से खरीद सकते हो आप। दैट इज द कॉइन रिप्लेसमेंट। अब मेरे को एक चीज बताओ कि एक बार किसी इंसान ने पिज्जा खरीदा था, कितने बिटकॉइन का वो पिज्जा खरीदा था? बहुत फेमस स्टोरी है, लेट मी नो अबाउट दैट। एक है ब्लॉकचेन इकोनॉमी। ये आपको अलाउ करता है अपना खुद का डिजिटल एसेट क्रिएट करने का उसके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जैसे आपको अगर पेंटिंग बनानी है, एक NFT टोकन हो गया, तो ये ब्लॉकचेन इकोनॉमीज का पूरा सिस्टम हो जाता है। कुछ होते हैं प्रिवेसी कॉइन्स। अब देखो अलग अलग तरह के कॉइन्स होते हैं। बिटकॉइन का प्योर फोकस है पेमेंट्स कराना। इसका पूरा फोकस प्राइवेसी बढ़ाने में है। इनके जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो प्राइवेसी के ऊपर ही फोकस रहेंगे। अब एक होता है स्टेबल कॉइन। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस। ये स्टेबल कॉइन क्या होता है आखिर? अ फिक्स्ड प्राइस क्रिप्टो करेंसी हुज मार्केट वैल्यू इज अटैच्ड टू अनदर स्टेबल एसेट। जैसे कि आप USDT देखते होगे, राइट? सो USD एक नॉर्मल कॉइन है जिसमें सब लोग ट्रेड करते हैं, एक करेंसी है। लेकिन वहीं पे अगर आप USDT की बात करोगे, ये आ जाता है स्टेबल कॉइन में। तो इसको हम यूज कर सकते हैं क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड करने में। बिकॉज अगर आप बिटकॉइन वर्सेस USD करोगे तो अगेन गवर्नमेंट का कंट्रोल आ गया। लेकिन जैसे ही हम स्टेबल कॉइन्स पे आ जाते हैं, ये भी अपने में क्रिप्टो करेंसी ही है। लेकिन ओनली डिफरेंस इज कि इसकी जो वैल्यू है एग्जैक्टली USDT से पेग्ड है और वो भी अपने में टेक्नोलॉजी पे ही सेट है। उसके बारे में आप चिंता मत करो। जस्ट इतना जान लो कि USD और सामने अगर T लग गया, टेथर लग गया, दैट मीन्स उसका प्राइस जो है उससे पेग्ड है, अमेरिकन डॉलर से पेग्ड है, सेम एज अमेरिकन डॉलर। अगला आ जाता है यूटिलिटी कॉइन। अब ये क्या है? यूज फॉर अ ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट और सर्विस। मान लो कि कोई ब्लॉकचेन रिलेटेड ही सर्विस आप कर रहे हो तो उसकी पेमेंट आप यूटिलिटी कॉइन से करोगे। ये ब्रॉड बेस्ड चीजें आप जान जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी कॉइन्स। आप यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ क्राउड फंडिंग अ न्यू ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये बेसिक है, आप देख लो इसको। इट्स जस्ट सो दैट यू नो व्हाट ऑल एग्जिस्ट आउट देयर, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो। ट्रेडिंग हमारी मोस्टली पेमेंट करेंसीज में होगी और ब्लॉकचेन इकोनॉमीज में ही होगी। हम इन्हीं में ज्यादा ट्रेड करेंगे और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे ना, इन सब में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। और नॉन फंजिबल कॉइन्स में आप ट्रेड कर सकते हो, NFT टोकन्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, मीम कॉइन्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। ये सारे क्या है, क्यों है, उसके बारे में आप चिंता मत करो। आपको बस ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, अब्सॉर्ब कर लो ताकि आगे जाके आपको कोई ये ना बोल पाए कि भाई ये कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, इसमें इन्वेस्ट कर दो, उसमें इन्वेस्ट कर दो। बस आप उतावले ना हो जाओ करके मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। अब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है? ब्लॉकचेन बेस्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंस दैट डज नॉट रिलाई ऑन सेंट्रल फाइनेंस इंटरमीडिएटरीज। अब ये भी अपने में एक और इन्वेस्टमेंट टूल ही है। अब डेफी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इसको आपने सुना होगा, DEFI, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इसका पूरा कॉन्सेप्ट वही है कि कोई सेंट्रल पावर क्रिप्टो को ओन ना कर पाए।
अब उसके लिए भी प्रोजेक्ट है। अब ये एक और चीज क्रिप्टो में आ गई है कि ऑलरेडी एक नया टेक्नोलॉजी है और उसमें इस नए टेक्नोलॉजी में भी इतनी सारी चीजें आ गई हैं कि कोई नया बंदा बहुत कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि हर एक चीज को आप जाके एक बार गूगल जरूर करके देख लो, बिकॉज देखिए हम तो ट्रेडिंग करने वाले हैं 2-4 चीजों में, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है जरूर इसके बारे में सीखिए, बिकॉज भाई क्रिप्टो ने जितने मिलियनर्स बनाए हैं पिछले 10 साल में उतना किसी इंडस्ट्री ने नहीं बनाया पिछले 10 साल। सो एट फर्स्ट हम जान लेते हैं क्रिप्टो वॉलेट के बारे में। सो क्रिप्टो वॉलेट में आप बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी को सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। अलग अलग वॉलेट में अलग अलग टाइप्स का क्रिप्टो करेंसी है। सो क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू आप सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को सेंड कर सकते हो दूसरे को, एंड अगर दूसरे से आपको रिसीव करना है क्रिप्टो करेंसी को, उसे आप रिसीव कर सकते हो। दूसरे साइड में अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंज का अगर बात करें तो क्रिप्टो एक्सचेंज में क्रिप्टो वॉलेट के तरह आप क्रिप्टो करेंसी को सेंड एंड रिसीव दोनों ही कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास बिटकॉइन है, बिटकॉइन से आपको इथेरियम को परचेस करना है या एक्सचेंज करना है, सो बहुत इजीली आप एक्सचेंज के थ्रू कर पाएंगे। सो क्रिप्टो वॉलेट एंड क्रिप्टो एक्सचेंज में मेन डिफरेंस यही है कि आप कह सकते हो कि हर क्रिप्टो एक्सचेंज एक क्रिप्टो वॉलेट है, लेकिन हर क्रिप्टो वॉलेट एक क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं। एक बार मैं आपको और बता देता हूं, क्रिप्टो वॉलेट में सिर्फ आप क्रिप्टो करेंसी का सेंड या रिसीव कर पाएंगे, एंड क्रिप्टो एक्सचेंज में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी को आपस में एक्सचेंज कर पाएंगे या स्वैप कर पाएंगे। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया है क्रिप्टो वॉलेट एंड क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में, एंड ये दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है उसके बारे में। बेसिकली आप 3 टाइप्स का क्रिप्टो वॉलेट को देखेंगे। फर्स्ट जो क्रिप्टो वॉलेट है वो है सॉफ्टवेयर वॉलेट, सेकंड क्रिप्टो वॉलेट है हार्डवेयर वॉलेट, एंड उसके साथ साथ आप पेपर वॉलेट को भी देखेंगे। एंड सॉफ्टवेयर वॉलेट की अगर बात करें तो इसमें भी आपको 2 टाइप्स का वॉलेट देखने को मिलेगा। फर्स्ट वॉलेट को आप कहेंगे सेंट्रलाइज वॉलेट, एंड सेकंड जो वॉलेट है उसे आप कहेंगे प्राइवेट वॉलेट या डिसेंट्रलाइज वॉलेट। अगर सेंट्रलाइज वॉलेट का बात करें तो एक एग्जांपल के तौर पे आप कॉइनबेस को मान सकते हो। सो अगर आपको किसी भी सेंट्रलाइज वॉलेट में अकाउंट बनाना है, आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू अकाउंट को बना सकते हो। आपको जो है मैनुअली पासवर्ड को चूज करना होगा, एंड आप ये जो सेंट्रलाइज वॉलेट है इसमें मेन एक जो एडवांटेज है, ये जो वॉलेट है, ये सब वॉलेट का जो इंटरफेस है बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप बिगिनर्स हो तो बहुत इजीली इसमें क्रिप्टो करेंसी का सेंड एंड रिसीव कर पाएंगे। एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस को आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज भी है। आपका जितना भी क्रिप्टो करेंसी है या क्रिप्टो एसेट है, सभी का कंट्रोल दूसरे किसी का पास रहता है। सपोज अगर आप कॉइनबेस में अकाउंट बनाते हो, एंड अकाउंट बनाने के बाद उसमें आप क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करते हो, सो कॉइनबेस का जो अथॉरिटी है या कॉइनबेस का जो एडमिन है, उनके पास आपका फंड का कंट्रोल रहेगा। यानी अगर वो कभी चाहे कि आपको अपना जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है उससे विड्रॉल नहीं देगा, सो फिर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है, यानी आपका फंड का कंट्रोल दूसरे का पास रहता है। तो एक बहुत बिग डिसएडवांटेज है आप कह सकते हो। एंड उसके बाद अगर हम दूसरे साइड में डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट या प्राइवेट वॉलेट का बात करें तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। लाइक मेटामास्क वॉलेट जो कि एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है, एंड उसके साथ साथ ट्रस्ट वॉलेट, एक्सोडस वॉलेट एंड और भी बहुत सारे वॉलेट अवेलेबल है। कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में अगर आप अपने अकाउंट को बनाने जाएंगे, उस टाइम पे आपको दिया जाएगा अकाउंट बनाने का टाइम पे कुछ बैकअप फेज, एंड ये सब बैकअप फेज आपको क्या करना है, बहुत सिक्योरली रखना है, क्योंकि अगर आप ये बैकअप फेज को अगर आप ठीक से नोट नहीं करेंगे या भूल जाएंगे, सो फिर ये जितना भी क्रिप्टो एसेट को या क्रिप्टो करेंसी को आप डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में या प्राइवेट वॉलेट में, कोई भी वॉलेट में स्टोर करेंगे, सो उसे वापस से रिटर्न पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये तो रहा एक डिसएडवांटेज, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट लाइक मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, एक्सोडस वॉलेट या कोई भी ऐसा वॉलेट जिसमें
बैकअप फेस है या प्राइवेट की है, ये सभी वॉलेट का जो कंट्रोल है सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास रहेगा। यानी अगर आप चाहो तो ही इससे क्रिप्टो करेंसी को दूसरे जगह पे सेंड कर सकते हो, अगर आपका जो प्राइवेट की है या बैकअप फेस है सिर्फ आप ही के पास सेफ रहे। सो एक जो एडवांटेज है डिसेंट्रलाइज वॉलेट का, इसे आप कह सकते हो। लेकिन ये जो वॉलेट है न्यू बीस के लिए जो इंटरफेस है एक आप कह सकते हो कि सिंपल नहीं है। सेंट्रलाइज वॉलेट की तरह आपको सबसे पहले जो प्राइवेट की है उसे सिक्योरली रखना है, उसके बाद जो लॉगिन करने का सिस्टम है वो भी थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो सेंट्रलाइज वॉलेट एंड प्राइवेट वॉलेट या डिसेंट्रलाइज वॉलेट के बारे में आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डवेयर वॉलेट के बारे में। तो हार्डवेयर वॉलेट क्या है? बेसिकली एक पेन ड्राइव की तरह या यूएसबी ड्राइव की तरह डिवाइस है जिसे आप परचेस कर सकते हो अमेजोन या दूसरे कोई भी ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू। सो अगर आप अभी परचेस करने जाएंगे, बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट अवेलेबल है लाइक ट्रेजर वॉलेट, उसके बाद लेजर वॉलेट, सिंपल वॉलेट, जिसमें से ट्रेजर वॉलेट ऑलरेडी मेरे पास है। एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी चैनल में बहुत सालों पहले, लगभग आई थिंक 3 to 4 years पहले हमारे जो चैनल है इसमें आपको मिलेगा। सो ट्रेजर वॉलेट क्या है ना, जब भी आप इसे परचेस करेंगे ना आपके पास आएगा, इससे कनेक्ट करना है आपको अपने कंप्यूटर के साथ या मोबाइल के साथ, एंड उसके बाद इसमें भी आपको बैकअप फेज मिलेगा। यानी ये भी एक टाइप का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है आप कह सकते हो, एंड उस बैकअप फेज की मदद से आप लॉग इन कर सकते हो ये सभी वॉलेट में। एंड जब भी आपको इसमें क्रिप्टो करेंसी को ये जो हार्डवेयर वॉलेट है इससे दूसरे जगह पे सेंड करना है, आपको कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर के साथ एंड आप सेंड कर सकते हो। एंड उसी तरह इसमें वॉलेट एड्रेस भी दिया गया है जिसके थ्रू आप रिसीव भी कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं कि जब भी इस डिवाइस को आप कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करेंगे या मोबाइल से डिस्कनेक्ट करेंगे, ये जो आपका एसेट है टोटली ऑफलाइन में स्टोर रहेगा। सो इसमें जो हैकिंग होने का चांसेस है बहुत ज्यादा कम है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो कि जिनके पास बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है तो अक्सर हार्डवेयर वॉलेट का यूज करते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें भी आपको प्राइवेट की मिलता है या बैकअप फेज मिलता है, आपको उसे सिक्योरली रखना है। अगर आपका जो डिवाइस है कभी डैमेज हो गया या खो गया तो आपका जो बैकअप फेज या प्राइवेट की है उससे यूज करके आप दूसरे डिवाइस के थ्रू भी अपने जो क्रिप्टो एसेट है उसे रिकवर कर पाएंगे। सो नेक्स्ट जो वॉलेट है वो है पेपर वॉलेट। सो पेपर वॉलेट एक आप कह सकते हो कि पेपर फॉर्म में या एक प्रिंट आउट करके आपको ऑफलाइन में रखना है। एक वेबसाइट है bitaddress.org, अगर इस वेबसाइट में आप जाएंगे, सो माउस को अगर आप अपने कंप्यूटर में मूव करेंगे चारों तरफ, जब 100% आपको शो होगा तो उसके बाद आपको 2 QR कोड मिलेगा। फर्स्ट QR कोड है एक आपका बिटकॉइन एड्रेस जो कि आप दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर आपका अगर दूसरे कोई वॉलेट में या एक्सचेंज में क्रिप्टो करेंसी है तो इस वॉलेट एड्रेस के थ्रू आप डिपॉजिट कर पाएंगे। एंड आपको और एक QR कोड मिलेगा जो कि कॉन्फिडेंशियल है, जो कि एक प्राइवेट की है। जब भी आप लॉगिन करने जाएंगे इस QR कोड के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। सो ये जो पेपर वॉलेट है ये आप प्रिंट आउट करके रख सकते हो एंड आपका जितना भी क्रिप्टो करेंसी है उसे आप ऑफलाइन में स्टोर कर सकते हो। सो अब बात आती है कि आपको कौन सा वॉलेट को यूज करना चाहिए। अगर आप एक न्यूबीज हो, अगर आपको क्रिप्टो के बारे में उतना अच्छे से पता नहीं है, सो ऑब्वियसली आप सेंट्रलाइज वॉलेट को ही चूज कीजिए क्रिप्टो को स्टोर करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट का क्रिप्टो करेंसी है, अगर आप 100% सिक्योरिटी चाहते हो, सो उस टाइम पे आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कोई सॉफ्टवेयर वॉलेट लाइक ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क वॉलेट को यूज कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो अगर आपके पास अमाउंट है आप एफर्ट कर सकते हो कोई हार्डवेयर वॉलेट लाइक ट्रेजर, लेजर या सिंपल को परचेस करना, तो वो भी आप परचेस कर सकते हो, या फिर पेपर वॉलेट का भी आपके पास ऑप्शन है। याद रखिए कि अगर आप सेंट्रलाइज वॉलेट को यूज कर रहे हो एंड आप पासवर्ड भूल गए, सो पासवर्ड रिकवरी का भी आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज कर रहे हो, चाहे वो पेपर वॉलेट हो, चाहे हार्डवेयर वॉलेट हो या कोई सॉफ्टवेयर डिसेंट्रलाइज वॉलेट हो, उसमें अगर आप अपना पासवर्ड या जो बैकअप फेज या प्राइवेट की है उसे भूल गए या वो खो गया, आपको याद नहीं है, सो फिर आप परमानेंटली अपना क्रिप्टो को लॉस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको वॉलेट कब यूज करना है एंड एक्सचेंज को कब यूज करना है।
अगर आपके पास ऐसा कोई फंड है जिसे यूज करके आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, उस टाइम पे आप एक्सचेंज को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी को लॉन्ग टर्म के लिए लाइक 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर्स के लिए होल्ड करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको डेफिनेटली चूज करना है वॉलेट को, एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट को, जहां पर आपको अपना फंड का टोटल सिक्योरिटी रहे। आने वाले दिनों में जो वॉलेट में आप होल्ड करके रखे हो, अगर वो वॉलेट बंद भी हो जाए, फिर भी आप अपना बैकअप फेस से कोई भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट को यूज करके अपना जो क्रिप्टो है उसे रिकवर कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि आपको कौन सा टाइम में क्या यूज करना है एंड कौन सा एक्सचेंज या कौन सा वॉलेट को आपको यूज करना है। ब्लॉकचेन वॉलेट की बात कर रहे हो, बिकॉज ये जो चाबियां हैं जिन्हें हम कीज कहते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट कीज बहुत ही ज्यादा जरूरी इनके बारे में समझना। पब्लिक की, प्राइवेट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटिटीज हैं आपके ब्लॉकचेन वॉलेट की। जैसा कि उनका नाम ही है पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट जैसा नाम है भैया वैसा ही काम है। इसको समझाने की जरा मैं कोशिश करूंगा दो सिंपल से एग्जांपल्स के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, जिससे आप बड़ी आसानी से रिलेट कर पाओगे और ये जो पूरी प्रक्रिया है ब्लॉकचेन वॉलेट की इसको आप समझ पाओगे। बिकॉज यहाँ पे ब्लॉकचेन वॉलेट्स में आप कर रहे हो कि ये जो भी आपके क्रिप्टो करेंसीज है इनको मैनेज कर रहे हो, इनका एक्सचेंज यहाँ पे मैनेज हो रहा है। किसी को क्रिप्टो करेंसी भेजनी है, चलो यार भैया ब्लॉकचेन वॉलेट का इस्तेमाल करो, ऐसा यहाँ पे काम जो है कंडक्ट हो रहा है। और उसमें पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों कीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं यार, मान लीजिए आपको अभी किसी को ऑनलाइन पैसा जो है ट्रांसफर करना है, तो यूपीआई आईडी नाम का चीज होता है, यूपीआई आईडी नाम की एक चीज होती है और वो पब्लिक होती है, यानी कि वो शेयरेबल होती है, यानी कि आप उन लोगों को दे सकते हो जिनसे आपको पैसा चाहिए। सही बात है। अगर आप बोलोगे यार मेरे को ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कर, तो उसको कुछ देना भी तो पड़ेगा। देना मतलब क्या, कोई इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि यहां पे कर, तो वही आईडी देनी पड़ेगी, यानी कि यूपीआई आईडी आपने उसको दे दी। सही बात है। वो आपको पैसे सेंड कर सकता है, आपको पता चल जाएगा पैसे आ गए, इस तरीके से काम होता है। तो वो जो यूपीआई आईडी है वो आपका एक तरीके से पब्लिक की हो गया। क्या हो गया? पब्लिक की हो गया। और जो यूपीआई पिन होता है, जो यूपीआई पिन होता है 6 डिजिट का जो यूपीआई पिन होता है, वो आपका यहां पे क्या होगा? सिंपल है यार, अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा। वो होता है भाई साहब प्राइवेट की। वो क्या होता है? प्राइवेट की होता है, कि मतलब वो नहीं देना है, किसी को शेयर नहीं करना। अब ट्रेड कैसे करना है? 3 स्टेप्स है। अकाउंट खोलें, कहां खोलना है? बिंगेक्स या डेल्टा पे आप डिसाइड करो, नीचे लिंक है, दोनों के बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। स्टार्ट करो परपेचुअल फ्यूचर ट्रेड करने से। वो कैसे करना है? बिंगेक्स का ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, वो मेरे कोर्स में आपको मिल जाएगा, एंड डेल्टा का ट्यूटोरियल चैनल पे अवेलेबल है। और आप 10 या 25x लेवरेज से स्टार्ट करना, ज्यादा हाई लेवरेज मत लो, इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो लेवरेज ही मत लो, ठीक है। उससे पहले सवाल ये आता है कि वाई क्रिप्टो डेरिवेटिव्स। ठीक, या तो आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, डायरेक्टली बिटकॉइन में ट्रेड करो, डायरेक्टली आप इथेरियम में ट्रेड करो, क्रिप्टो के डेरिवेटिव्स में क्यों ट्रेड करना है? तो इसका बड़ा सिंपल सा 2 जवाब है, अभी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है टैक्स बेनिफिट, क्योंकि हम डायरेक्टली क्रिप्टो में डील नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली क्रिप्टो के स्पॉट में डील नहीं कर रहे हैं, आपका जो प्लेन एंड सिंपल 30% टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा। अब आप ये समझो, कुछ ऐसे देखने की कोशिश करो कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया करता है क्या है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में डायरेक्टली क्रिप्टो में या फिर बिटकॉइन में, इथेरियम में, जो भी एक ऑल्ट कॉइन है, किसी में डायरेक्टली डील नहीं किया जाता है। आपका क्रिप्टो इधर कहीं चल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे अलग से, ठीक है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया क्या करता है, क्रिप्टो की मूवमेंट के बेसिस पे उन्होंने डेरिवेटिव बना रखे हैं। डेरिवेटिव तो बेसिकली ऐसे ही होता है कि अंडरलाइंग एसेट उनका कुछ होता है। तो यहाँ पे जो इस पे आप क्रिप्टो पे ट्रेड कर रहे हो या फिर जो भी क्रिप्टो के फ्यूचर्स ऑप्शन पे ट्रेड कर रहे हो, वो इस अंडरलाइंग एसेट का डेरिवेटिव है। दैट मीन्स कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे कोई भी डीलिंग क्रिप्टो में नहीं हो रही है, ना ही आपको वॉलेट में डील करना है, ना ही आपको कोई P2P ट्रांजैक्शन करना है। जो भी आपका पैसा है INR में डिपॉजिट होगा और INR में ही बाहर निकलेगा। दूसरा है सिंप्लिसिटी, यहाँ पे आपको कोई भी वॉलेट मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, किसी भी वॉलेट में पैसा नहीं रखना पड़ेगा, कोई भी बिटकॉइन आपका वॉलेट में नहीं रहेगा, ना ही कोई फ्रॉड के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, बिकॉज आपका पैसा इंडियन बैंक्स में ही रिवॉल्व करने वाला है। और तीसरा पॉइंट है कि आपको कोई एक्सचेंज लॉस नहीं होगा। जनरली आप अगर किसी भी बिटकॉइन में ट्रेड करने जाओगे तो आपको INR से USD या फिर USDT में चेंज करना पड़ता है, देन आप स्पॉट में ट्रेड कर पाते हो। तो वहां पे एक एक्सचेंज लॉस होता है। फिर आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, आपको पैसे निकालने, तो वहां पे फिर से आपको एक्सचेंज लॉस लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे आपको नहीं झेलनी पड़ती हैं। बहुत प्लेन एंड सिंपल INR में पैसे जमा करने हैं, INR में ट्रेड करना है एंड INR में पैसे बाहर निकालने। आखिर क्रिप्टो ट्रेडिंग करें क्यों? इंडियन मार्केट के ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग का क्या बेनिफिट है? व्हाट इज द बेनिफिट? सबसे बड़ा बेनिफिट है
24/7 मार्केट ओपन रहता है, 24/7। और ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, या फिर जिनके पास सुबह टाइम नहीं है, या फिर ऐसे लोग जो कि कभी भी ट्रेडिंग के लिए आ जाते हैं, उनको टाइम स्पेसिफिक कोई मिलता नहीं है। ट्रेड अच्छा मिला, अपने आप ट्रेड करना है। आपको हाई लेवरेज मिलता है। लेवरेज का मतलब है अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं तो आप 1 करोड़ रुपए तक का भी ट्रेड कर सकते हो। दैट इज द पावर ऑफ लेवरेज। रिमेंबर, ये दो धारी तलवार है। एक साइड आपको ज्यादा पैसों से ट्रेड करने का मौका मिलेगा, और दूसरे साइड यही चीज आपको ज्यादा लॉस भी करवा सकती है, टू मेक श्योर कि वो आप बचे रहें। एक और आती है हाई लिक्विडिटी। अब क्रिप्टो में जैसे अगर आप ये टॉप 10 कॉइन्स में ट्रेड करोगे, एक डिसेंट एक्सचेंज पे ट्रेड करोगे, एक्सचेंज के बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे, तो आपको हाई लिक्विडिटी मिलेगी। यानी कि अगर आपने कोई ऑर्डर मार्केट पे प्लेस किया, जो प्राइस चल रहा है उसी पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं कि सामने आपको दिखेगा कि भाई इसका प्राइस तो $1,000 है, ठीक है, सामने प्राइस ये है, लेकिन अगर आप ऑर्डर लगाओगे तो आपकी बाइंग प्राइस आ जाएगी 1100। तो ये लो लिक्विडिटी हो गया ना, ये नहीं चाहिए हमें चाहिए हाई लिक्विडिटी। अगर 1000 पे प्लेस करें तो 1000 पे ही एग्जीक्यूट हो। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, वॉलेटाइल ज्यादा है, लेकिन वॉलेटिलिटी एक इन्वेस्टर के लिए नेगेटिव चीज है, लेकिन एक ट्रेडर के लिए बहुत पॉजिटिव। अब वॉलेटिलिटी होती क्या है? वॉलेटिलिटी इन द सेंस एक कॉइन या फिर एक एसेट या फिर स्टॉक कितना जल्दी कितना ज्यादा मूव करता है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी जितना हफ्ते में मूव करते हैं, बिटकॉइन उतना मिनटों में मूव कर जाता है। सो बैंक निफ्टी का अगर आप पूरे दिन का मूव देखोगे तो 400 रुपए का मूव होगा, चलो 1000 रुपए का मूव पकड़ लो। बिटकॉइन का 5-10 मिनट में $1000 ऊपर नीचे हो जाता है। समझ रहे हो तो डिफरेंस इन वॉलेटिलिटी? यस। एक और आती है लोअर फीस। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एक्सचेंज यूज कर रहे हो। मैं आपके साथ 2 एक्सचेंज शेयर करूंगा आगे, जिनमें इंडस्ट्री के हिसाब से डिसेंटली लो फीसेस हैं। और एक चीज आ जाती है ट्रांसपेरेंसी। अब अगर आप सेफ एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी भी मिलेगी। एंड सिंस ये एक ब्लॉकचेन है और हमने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो उसके साथ आपको ट्रांसपेरेंसी का भी बेनिफिट मिल जाता है। ऐसा नहीं कि कोई सिंगल एंटिटी कंट्रोल कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई बैंक से आपको फाइट करना पड़ेगा। आपका ट्रांजैक्शन हुआ तो ये सारे ब्लॉक्स को पता है, सारे नोड्स को पता है नेटवर्क में, तो ये मैनिपुलेट नहीं हो सकता। और यही चीज आपके एसेट को सिक्योर भी बना देती है, बिकॉज एवरी सिंगल नोड इन दैट नेटवर्क इज बैकिंग योर ट्रांजैक्शन। और एक और है हाई रिटर्न्स। अब देखो, अगर आप हाई लेवरेज यूज कर रहे हो तो हाई रिटर्न्स के चांसेस। ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम कौन सा सबसे बेहतर है, यानी आप वो कौन सा टाइम फ्रेम है जिसमें इजीली ट्रेड कर सकते हैं? अभी क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा था, और इसीलिए मैंने फैसला किया कि इस टॉपिक को मैं इन डेप्थ कवर करूं और आपको प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन करूं कि वो कौन सा टाइम फ्रेम है जिसमें आप इजीली क्रिप्टो को प्रॉपर मैनर में ट्रेड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं 2 सेक्शन में डिवाइड कर देता हूं। एक तो ये कि आपको जो टाइम फ्रेम है और जो एक टाइम पीरियड है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्लैरिफाई कर दूं। देखिए, टाइम फ्रेम वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है जिसपे आप मार्केट में एनालिसिस कर रहे होते हैं। लेट्स से आप मार्केट में 5 मिनट के लिए, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर के चार्ट पे जो एनालिसिस कर रहे हैं वो टाइम फ्रेम हो जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। और दूसरा कि कौन सा टाइम पीरियड बेहतर है, कौन सा टाइम दिन में अच्छा ट्रेड करने के लिए क्रिप्टो का, वो एक अलग तरीके का है। तो आपको इन दोनों में जो डिफरेंस है उसकी समझ आ चुकी है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि वो कौन सा टाइम है दिन का जिसके अंदर आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब आप एक चीज समझे, इसका मैं बहुत सिंपलेस्ट आंसर आपको दूंगा। ऐसा कोई भी फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि आप समझे कि ये टाइम है जिसमें आपने दिन में मार्केट में ट्रेड करना है। सिंपल। अगर आप बात करें फॉरेक्स मार्केट की, तो उसमें हमारे पास डिफरेंट सेशंस होते हैं। हमारे पास लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, एशियन सेशन होता है। वहां पे अलग अलग सेशंस हैं और उस हिसाब से उन पर्टिकुलर करेंसीज में जो है वॉल्यूम देखने को मिलता है। लेकिन क्रिप्टो 24/7 ट्रेड हो रही होती है और यहाँ आपको कभी भी वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। आपने बस सिंपली अपना जो बैक टेस्टेड सिस्टम है, बैक टेस्टेड जो ट्रेडिंग स्टाइल है, वो अप्लाई करना है मार्केट में। अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपने सिंपली उसको अवेल करना है। एज सिंपल एज दैट। और कुछ इसको कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे वो जानने की जरूरत है कि पर्टिकुलर टाइम जहां पे मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट वॉल्यूम्स इन क्रिप्टो आती हैं लंदन सेशन में और यूएस सेशन में। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं आपको बताऊं इंडियन सेशन क्या होता है, तो इंडियन सेशन चलता है 9:15 से लेके 3:30 तक, यानी कि इंडियन मार्केट कब ओपन होता है, दैट्स इट। तो लंदन मार्केट जब ओपन होगा और न्यूयॉर्क मार्केट यानी यूएस मार्केट जब ओपन होगा, दोज आर द टाइम्स जब हाईएस्ट वॉल्यूम्स आती है। आप इंडियन मार्केट में नोटिस करते होंगे कि 9:15 को और 3:30 को हाईएस्ट वॉल्यूम, 3:30 बोल रहा हूँ, 3 o'clock के आसपास हाईएस्ट वॉल्यूम्स आती हैं। कैसे आती हैं? बिकॉज दीज आर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम्स। सिमिलरली लंदन सेशन के ओपनिंग टाइम के आसपास जो 1:30 PM ऑफ इंडिया होता है और क्लोजिंग टाइम के आसपास जो 10 PM इंडिया में होता है,
और यूएस के ओपनिंग 7 PM इंडिया और क्लोजिंग 1:30 AM इंडिया, इन टाइम के आसपास आपको बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिल सकते हैं। तो आप इस टाइम के आसपास भी अगर ट्रेड्स प्लेस करना चाहोगे तो आपके लिए वो बढ़िया है, कोई भी टाइम के आसपास आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। एंड इनके बीचों बीच भी अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको डिसेंट वॉल्यूम जरूर मिल जाएंगे इन द क्रिप्टो मार्केट। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हो, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड्स नहीं लेना, तो आप 7 PM से लेके 1:30 AM इंडियन टाइम के बीच में ट्रेड करना प्रेफर करो, यही आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है नीचे आपको दिख ना रहा हो, दैट इज 1:30 AM ऑफ इंडियन टाइम। अभी की हम बात कर लेते हैं टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। करंटली सबसे बड़ा कॉइन जो है वो है बिटकॉइन, आपको पता ही होगा। उसके बाद एथेरियम आ जाता है, फिर टेथर आ जाता है, फिर BNB यानी बाइनेंस चेन कॉइन है, बाइनेंस का जो एक्सचेंज है ना उनका स्पेसिफिक कॉइन, फिर आ जाता है सोलाना। अब इनकी मार्केट कैप देखो, ये क्या है, ये तो हंड्रेड्स हो गया, 100,000, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन। सो बेसिकली 1.33 ट्रिलियन का मार्केट कैप है बिटकॉइन का। इमेजिन करो 1.33 ट्रिलियन, ये लगभग टेस्ला, एप्पल, एनवीडिया इन लेवल की वैल्यूज का है। तो सिर्फ बिटकॉइन की ये वैल्यू बहुत बड़ा है, और ये वैल्यू है एज ऑफ 1 जून 2024। ये कहां देखना है इसके बारे में भी आपको बता दूंगा, बट ये करंट मार्केट वैल्यू चल रही है बिटकॉइन की, एंड आप यहाँ पे मार्केट वैल्यू तो देख ही रहे हो। और हम प्रेफर करेंगे इन टॉप कॉइन्स में ही ट्रेड करना, बिकॉज इनमें लिक्विडिटी भी आपको ज्यादा मिल जाती है। लिक्विडिटी क्या है वो जानने के लिए मेरी आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट आ जाता है USDC, XRP, डोजकॉइन, कार्डानो, टॉनकॉइन। अब इन चीजों को आप लिस्ट में देख के रख सकते हो, अदरवाइज इट्स नॉट एज इफ कि आप और कॉइन्स में ट्रेड नहीं कर सकते। ये कॉइन्स में अगर आप ट्रेड करोगे थोड़ा आप ही के लिए बेटर रहेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज द ओनली डिफरेंस। आप एक चीज यहाँ नोटिस करो, डोजकॉइन का प्राइस 0.15 है और कार्डानो का प्राइस 0.44 है, टॉनकॉइन का प्राइस 6.3 है, लेकिन फिर भी मार्केट कैप में डोज हायर कैसे, डोज नीचे क्यों नहीं है? देखो, मार्केट कैप एंड कॉइन प्राइस आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। उसका रीजन है ये वाली पार्ट। अब ये क्या है, कितना सप्लाई है उन चीजों का। अब सप्लाई और डिमांड पे प्राइस डिपेंड करता है, इसमें मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, डू चेक दैट आउट एज वेल। बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं। अगर आप ट्रेड लेने जाओगे तो आपको दो चीज दिखेंगी, एक होता है मेकर फीस और एक होता है टेकर फीस। अब मेकर और टेकर का क्या मतलब है? मेकर वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं मार्केट मेकर्स, जो लोग मार्केट में बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। तो आप बोलोगे अगर बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस करने पे ही मेकर बन सकते हैं तो मेरे पास तो उतना कैपिटल ही नहीं है। सो इन दैट केस आपको बेसिकली लिमिट ऑर्डर्स प्लेस करने हैं जो कि ऑर्डर बुक में शो हो। अब ये कैसे करेंगे हम? एक सेटिंग होती है, जैसे अगर आप डेल्टा एक्सचेंज पे प्लेस करोगे तो एक पोस्ट ओनली करके सेटिंग होगी, उस ऑर्डर प्लेसिंग टेक्निक पे आपको ट्रेड करना है। बेसिकली बस इसमें इंटेंशन ये है कि आपका जो ट्रेड है वो ऑर्डर बुक में दिखे, सो दैट और लोग उससे बाई कर पाए, लिक्विडिटी आप मार्केट को दो। ऑलराइट, क्योंकि अगर सब लोग मार्केट ऑर्डर ही प्लेस करने लग गए तो किस प्राइस पे एग्जीक्यूट होगा? कोई स्पेसिफिक प्राइस नहीं है। तो आप अगर मार्केट को लिक्विडिटी दोगे तो आपको लिमिट ऑर्डर के हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा, और इसमें आपको लगेगी मेकर फीस। और ये बेनिफिट है कि आपको ट्रेडिंग फीस बहुत कम लगेगी, आधे से भी कम लगेगी, बिकॉज टेकर फीस जो यूजुअली लगती है वो है 0.05% और मेकर फीस जो लगती है वो है 0.02%। इसके बारे में मैंने अपने डेल्टा एक्सचेंज के एक्सप्लेनर वीडियो में अच्छे से समझाया है, आपको जरूर उसको चेकआउट करना चाहिए। ये लेवरेज क्या है, जो हमने बात किया था, लेवरेज जो हो जाती है, जो बेनिफिट मिलता है, ये लेवरेज होता क्या है, चलिए वो भी हम बात कर लेते हैं। अगर आपके पास मान लो अकाउंट में आपने 50,000 से स्टार्ट की, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर आपने इस पे 100x लेवरेज ले लिया, ठीक है, लेवरेज के ऑप्शंस होते हैं, 1x होता है, 2x होता है, 3x होता है, 5x होता है, 10x होता है, बहुत सारे होते हैं। 1 to 100 में आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर आप 100x ले रहे हो तो 50,000 अमाउंट पे आपको 50 लाख रुपए की ट्रेडिंग करने का मौका मिल जाएगा, एंड दैट इज द पावर ऑफ लेवरेज गाइस, बिकॉज 50,000 into 100, तो आपके ट्रेड्स जस्ट इस अमाउंट से आप इतना बड़ा एक्सपोजर ले सकते हो। एंड दिस इज द बेनिफिट जो कि आपको पहले इंडियन मार्केट में भी मिला करता था, अभी वो बंद हो गया है। इसलिए आप नोटिस करते होगे कि पहले अगर कोई अच्छा ट्रेडर निकल गया इंडियन मार्केट में, किसी को कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो रातों रात बहुत अमीर बन सकता था। पर ये बेनिफिट अब सिर्फ क्रिप्टो में बचा है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप लेवरेज यूज कर सकते हो, इंडियन मार्केट में लेवरेज यूज नहीं कर सकते हो।
अगर आप बहुत लेवरेज यूज करना चाहते हो, थोड़ा हायर कैपिटल है, तब मैं रिकमेंड करूंगा बिंगेक्स। लेकिन लेवरेज आपको छोटे कैपिटल पे ही यूज करना है, कॉन्फिडेंस है, कैपिटल नहीं है, तब मैं रिकमेंड करूंगा आपको डेल्टा एक्सचेंज। तो लेवरेज बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन लेवरेज जैसे मैंने बोला आपको दो धारी तलवार है। अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है तो आपको लॉस भी ज्यादा हो सकता है। तो लेवरेज का यूज तभी करें अगर आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर हैं, अगर आपने मार्केट में अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रखा है। अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया हुआ है, और ये ट्रेड मैंने जस्ट लिया था इथेरियम के अंदर डाउन साइड का ट्रेड, जिसमें मैंने 25x का मार्जिन यूज किया है। और हल्का सा अगर मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरा $400 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2083 रुपए के आसपास अगर भाव चला गया इथेरियम का, क्योंकि मैंने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया है, तो मेरी पूरी की पूरी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। यानी कि मैंने इसमें $8000 के आसपास यूज किया है, तो पूरा का पूरा $8000 मेरा वाइप आउट हो जाएगा। वेल, आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि ये जो लिक्विडेशन है ये क्या होता है, लिक्विडेशन से कैसे बच सकते हैं, और लिक्विडेशन से हमको कितने बड़े बड़े लॉसेस फेस करने को मिल सकते हैं। लिक्विडेशन होता क्या है, लिक्विडेशन हम किसको कहते हैं? जब भी आप ट्रेड करते हैं क्रिप्टोस के अंदर, तो क्रिप्टोस के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा बेनिफिशियल जो है, जो हमको अदर मार्केट्स में नहीं मिलती है, फॉरेक्स में मिलता है, क्रिप्टोस में मिलता है, इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है, जिसको कहते हैं लेवरेज। अब लेवरेज जब आप लेते हो तो लेवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैंने यहाँ पर मार्केट के अंदर 100x का लेवरेज ले लिया है। 100x का मतलब हो गया कि 1000 रुपये में मैं 100 गुना लेवरेज ले रहा हूँ। इसका मतलब जो मेरा ट्रेड जाएगा वो कितने का जाएगा? 1 लाख रुपए का ट्रेड जाएगा। जेब में मेरे 1000 रुपये थे, मैंने 100x का लेवरेज लिया, ट्रेड मेरा अब 1 लाख का हो गया। अब ऐसा क्यों, कैसे मेरे को 1 लाख रुपए मिल गए? तो बेसिकली जो यहाँ पर 100x हम लेवरेज दे रहे हैं, ये हमको ब्रोकर लोन दे रहा है कि भाई तेरे पास कम पैसा है, कम पैसे से आ जा मार्केट में, ट्रेड करना चालू कर दे, बड़ा पैसा से ट्रेड करने के लिए मैं तुझे लोन दूंगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि ये होता है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास 1000 रुपए हैं और मैंने किसी चीज को 100 रुपए पर बाय किया, और उसमें मैंने कितना 100x यहाँ पर लेवरेज यूज कर लिया। जो मेरा अभी ट्रेड चल रहा है वो 1 लाख रुपए से चल रहा है। अब 100 रुपए पे मैंने बाय किया, जेब में 1000 ही रुपए थे, ट्रेड मैंने 1 लाख रुपए का डाल दिया, है ना। और जो मेरे पास स्टॉक है या मेरे पास अगर कॉइन है, उसका प्राइस 100 रुपए चल रहा है, अगर वो 100 रुपए से 99 रुपए होता है, तो जो 1 लाख रुपए का मैंने ट्रेड डाला है वो कितने का हो जाएगा? 99,000 रुपए का हो जाएगा। अब 99,000 रुपए का अगर वो ट्रेड बच जाएगा या उसकी वैल्यू 99,000 हो जाएगी, तो क्या होगा? मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए थे, तो 1% के, सिर्फ 1% के डिप के अंदर मेरा जो 1000 रुपए है वो खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास और नीचे 98 में आने के लिए जेब में पैसा ही नहीं बचा, तो ब्रोकर आपको फोर्सफुली एग्जिट करवा देगा। ब्रोकर कहेगा भाई तेरे पास 1000 रुपए थे, मैंने तुझे लोन दिया, लेकिन मैं तेरे लॉस के लिए कभी लोन नहीं दे सकता, या मैं तेरे लॉस को नहीं झेल सकता, तो तेरे पास 1000 ही है तो 1000 ही लेके काम कर। लेकिन 1000 से ऊपर जैसे ही लॉस जाएगा तो ब्रोकर आपको अपना कुछ ब्रोकरेज काट कूट के आपको मार्केट से किक आउट कर देगा। और जब आप मार्केट से किक आउट हो जाते हो 1% के मोमेंटम में, 100x मार्जिन के अंदर में 1% के मोमेंटम में आप मार्केट से निकल जाते हो, तो उसी निकलने का जो तरीका होता है ना, उसको लिक्विडेशन कहते हैं। जो ब्रोकर आपको फोर्सफुली मार्केट से एग्जिट कर देता है, फोर्सफुली आपकी पोजीशन एग्जिट करवा देता है, क्योंकि अब आपके पास लॉस की भरपाई करने के लिए पैसे नहीं है, आपके अकाउंट में फंड नहीं है। आपकी कैपेसिटी 1000 रुपये नुकसान करने की थी, 1000 रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटी का 100 गुना बड़ा ट्रेड उठाया था। छोटे से फ्लक्चुएशन में एक मूवमेंट आया, आपका पैसा खत्म हो गया, आपके ब्रोकर ने आपको लिक्विडेट करके बाहर से मार्केट से बाहर निकाल दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडेशन। लिमिट होगी, वो लिमिट यहीं तक की है कि 2083 के आसपास, 84 के आसपास जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, राइट। अब वो लिमिट कहां तक है कि जितने मेरे ट्रेड में कैपिटल पड़ा हुआ है और मैंने उसको ऑटो टॉपअप नहीं किया हुआ है। ऑटो टॉपअप का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पर $8000 यूज किए हुए हैं, ठीक है, अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर $8000 का मार्जिन यूज किया है और मेरे पास 2-3 हज़ार $3-4 $5,000 $1,500 जैसे मेरे पास अभी पड़ा हुआ है, तो अगर मैंने ऑटो टॉपअप यहाँ पर एड ऑन किया तो ब्रोकर यहाँ से ऑटोमेटिकली इसमें और पैसा ऐड ऑन करना चालू कर देगा मेरे लॉस को मैनेज करने के लिए, और तब तक करेगा जब तक मेरा पूरा का पूरा कैपिटल खत्म नहीं हो जाता। और जब तक मेरा पूरा का पूरा कैपिटल खत्म होता है, मेरा लॉस उतना ही हो जाता है और मेरे को ब्रोकर मार्केट से आउट कर देगा। साहब, अब कोई भी क्रिप्टो ब्रोकर आप यूज करोगे, पोर्टफोलियो मार्जिन, आइसोलेटेड मार्जिन करके 2 ऑप्शन आपको देगा। एक क्रॉस मार्जिन भी होता है, तो हम उस पर भी आएंगे।
आइसोलेटेड मार्जिन क्या है कि अ मार्जिन टाइप वेयर द रिस्क इज लिमिटेड टू द अमाउंट एलोकेटेड फॉर ए स्पेसिफिक पोजीशन। सपोज करो बाबू आपके पास $3000 का अकाउंट साइज है, लेकिन आपने सिर्फ $1000 का बिटकॉइन लिया है, तो आपका $1000 ही केवल लॉस हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, यानी आपके पास $2000 बच जाएंगे। लेकिन अगर आप ये अकाउंट साइज हटा के पोर्टफोलियो करोगे तो ये ऑटो टॉप करते करते पूरा आपका कर देगा। देखिए, अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग्स ऑफ्टन डाइवर्सिफाइड टू इंक्लूड मल्टीपल एसेट लाइक क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक इट्स टू मैनेज रिस्क एंड ऑप्टिमाइज रिटर्न। तो पोर्टफोलियो मेड में क्या होगा कि आप ऑटो टॉपअप कर सकते हो और जो आपका पूरा $3000 है वो भी जीरो हो सकता है। क्या है कि हमको सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो लिक्विडेशन के अंदर ये देखने को मिलता है कि अगर हम लिक्विडेशन के शिकार होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो कैपिटल है वाइप आउट हो जाता है। दूसरा हमको लिक्विडेशन का नुकसान ये होता है कि जो ब्रोकर है वो हमसे एडिशनल फीस और पेनल्टीज हमारे ऊपर चार्ज करता है। अब ऐसा आप कहोगे ऐसा क्यों? देखो, जब आप ट्रेड ले रहे हो तो ट्रेड जब तक आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आपने स्टॉप लॉस लगाया है, टारगेट लगाया, तो वो ट्रेड आपके कंट्रोल में है। लेकिन जब वो ट्रेड ब्रोकर के कंट्रोल में आ जाता है तब वो आपसे क्या लेता है? एडिशनल फीस लेता है। पहले जब आप ट्रेड डालते हो तो आपका जब ऑर्डर लगता है तो वहां पर वो अपनी ब्रोकरेज ले रहा है, अपने कमीशन ले रहा है, लेकिन जब आपकी पोजीशन अपनी साइड से एग्जिट करता है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ वहां पर फंक्शन हो रहा है, वो कुछ ना कुछ वहां पर यूज कर रहा है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स आपके ट्रेड में डाल रहा है आपको पोजीशन से एग्जिट करने के लिए, तो वहां पर एडिशनल फीस भी लेगा और आपकी पोजीशन लिक्विडेट हुई है तो वहां पर कुछ ना कुछ पेनल्टीज भी लगाएगा। तीसरा हमारे को सबसे बड़ा नुकसान ये देखने को मिलता है कि हमको मार्केट से फोर्स्ड फुली एग्जिट करवा दिया जाता है, फोर्सफुली लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। अब ऐसा क्यों हमको फील होता है? क्योंकि जब हम अपनी लिमिट से ज्यादा मार्जिन यूज करते हैं, एक आइडियल मार्जिन की लिमिट होती है कि आपको यूज करना है 10x करो, 20x करो, 25x पे जाओ, लेकिन हम कहाँ जाते हैं 50x, 100x, 200x पे। अब 50, 100, 200x के अंदर मार्जिन में हम यूज कर रहे हैं, हम किस लिए यूज कर रहे हैं इतना मार्जिन? ताकि हमको ट्रेड के अंदर प्रॉफिट हो, है ना। लेकिन क्रिप्टोज के अंदर लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा काम करता है। मार्केट हमेशा वहीं जाता है जहां लिक्विडिटी बहुत ज्यादा पड़ी हो या जहां पर रिटेलर जिस साइड में ज्यादा बैठे हो उसके अंगेंस्ट में ही मार्केट जाता है। सो मार्केट के अंदर फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पर पैसा कमाना था, मेरे पास जेब में 8,000 रुपए थे और मैंने ट्रेड डाल दिया, है ना, और ट्रेड डाल दिया, ट्रेड मेरे अंगेंस्ट में यहाँ गया और एक बढ़िया से स्पाइक में मेरे को लिक्विडेट कर दिया। एंड लिक्विडेट करने के बाद कुछ इस तरीके की कैंडल बनाई, ठीक है, ऐसा एक कैंडल आया और यहाँ तक इसने यहाँ तक का मोमेंटम दिया, यहाँ पर मेरे को एग्जिट दे दिया, स्पाइक बनी और यहाँ वापस यहाँ से गिर गया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा का पूरा कैपिटल भी गया, ट्रेड मेरा ऐसा मेरे को लिक्विडेट करने के बाद मेरे डायरेक्शन में आया। मेरे को अब इस चीज का रिग्रेट होगा कि भाई मेरे ट्रेड ने टारगेट तो दिया, ठीक है, लेकिन मेरे को लिक्विडेट कर दिया। अगर आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट लगाया होता तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस जाता, आपके पास हो सकता था यहाँ से $6,000 यहाँ से बच जाते, है ना, क्योंकि आपका यहाँ पर $2,000 का ही लॉस होता। लेकिन आपने तो पोजीशन को ओपन रखा हुआ है, तो मार्केट ने जितनी वो ओपन पोजीशन है उनको एसएल भी खा था, लिक्विडेट भी किया और आपके डायरेक्शन में देके चला गया। अब आपका पैसा चला गया, अब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप मार्केट में री एंटर कर सकते हो, क्योंकि पैसा ही नहीं है, पैसा तो पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया। तो ये चीज होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट के अंदर। जब आप ट्रेड करते हो तो लिक्विडेशन की वजह से आपको मार्केट ही फोर्सफुली निकाल देता है, आपका ब्रोकर ही आपको आउट कर देता है और आप वापस से एंटर करने की सोचते नहीं हो, क्योंकि आपका पूरा कैपिटल एक ही लिक्विडेशन में वाइप आउट हो जाता है। सो अभी मैंने 25x मार्जिन यूज किया है, $8,000 मैंने लगाए हुए, तो मेरे को 2084 के आसपास ये एग्जिट दे देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो मार्जिन यूज किया है वो 25x यूज किया है, ठीक है। 25x मार्जिन वाला कहाँ पे एग्जिट हो जाएगा? 2084 पे, ओके। अब इससे थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे अगर 2084 चला तो इधर कहीं मिड रेंज में कौन एग्जिट हो जाएगा? जिसने 50x मार्जिन यूज किया होगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, यहीं पे प्राइस से यहाँ पे कौन एग्जिट हो जाएगा? जिसने 100x मार्जिन यूज किया होगा। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, क्योंकि मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया है, प्राइस मेरे अंगेंस्ट में जा रहा है, तो कुछ होंगे बहुत तेज दिमागदार जिन्होंने बड़ी पोजीशन लेके बैठे हो कि भाई 1,000 रुपए, चलो 1,00,000 रुपए का ट्रेड डाल देता हूँ सीधा, 100x मार्जिन यूज किया होगा। कुछ लोग होंगे जिन्होंने 200x मार्जिन का भी बेनिफिट उठाया होगा कि भाई 1,000 रुपए हैं, चल गया तो चल गया, नहीं गया तो थोड़े से मोमेंटम में अपने आप डूबता है, तो उसका कहाँ पे एग्जिट हो जाएगा? जैसे ही इससे इस कैंडल के आसपास का निकल जाएगा ना, यही कहीं पे आ जाएगा, जो जिसने 200x मार्जिन भी यूज किया ना वो भी मार्केट से एग्जिट हो जाएगा। मींस यहाँ पे आती पहले 200x मार्जिन को निकालेगा, फिर 100x मार्जिन वाले को निकालेगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, यहाँ पर 50x मार्जिन वाले को निकाल देगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, 25x मार्जिन वाले को निकालेगा,
फिर थोड़ा सा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर जिसने 10x मार्जिन लेके बैठा हो इस जगह के आसपास उसको भी निकाल देगा। तो यहाँ तक के जाने के लिए इसको कोई न्यूज़ चाहिए, कोई बड़ा इवेंट चाहिए, कोई सडन इम्पैक्ट चाहिए मार्केट के अंदर, है ना, कोई नेगेटिव न्यूज़ चाहिए या कोई बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, तभी ऐसे बड़े वाइड मोमेंटम आएंगे। और वो डबल तेजी से, डबल स्पीड से बड़े बड़े मोमेंटम इसलिए आते हैं क्योंकि एक तो न्यूज़ है, न्यूज़ का इम्पैक्ट है, चाहे वो गुड न्यूज़ हो बैड न्यूज़ हो। दूसरा, लोगों की पोजीशन लिक्विडेट हो रही है। जब पोजीशन लिक्विडेट होती है तो क्या होता है, वहां पे अगर मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, और मेरे ऊपर को पोजीशन लिक्विडेट हो रही है, तो मार्केट वहां पे क्या कर रहा है, मेरे को ब्रोकर क्या कर रहा है, एग्जिट दे रहा है। तो मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया है लेकिन ब्रोकर मेरे को अप साइड में एग्जिट दे रहा है। इसका मतलब मैं सेल किया, तो जब मेरी पोजीशन मार्केट में जाएगी तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाय करूंगा, है ना। लिक्विडेशन में यहाँ पर बाय हो रहा है क्योंकि मैंने पोजीशन डाउन साइड की बनाई थी और ऑलरेडी यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, तो जो प्राइस का मोमेंटम है यहाँ पर 2x स्पीड से हो जाता है। एक तो हम यहाँ पर पोजीशन लिक्विडेट हो रही है, बाय पोजीशन लग रही है, बाय ऑर्डर्स लग रहे हैं मार्केट के अंदर। दूसरा, जो लोग फ्रेश पोजीशन बनाते हैं, जो लोग न्यूज़ को देख के पोजीशन बनाते हैं, वो भी मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। तो एकदम से बड़े बड़े वाइल्ड मूव्स हमको ऐसे ऐसे देखने को मिल जाते हैं। और इसी ये वाइल्ड मूव्स बड़े बड़े कब आते हैं, जब कोई भी इवेंट होता है, कोई भी न्यूज़ होता है, कोई भी सरप्राइज इवेंट हमारे को देखने को मिल जाता है, सरप्राइज न्यूज़ अपने को देखने को। मैं आपको 3 टिप बताता हूँ लिक्विडेशन प्रिवेंट करने का, 3 टिप, और ये तीनों टिप आप डेल्टा एक्सचेंज पे और पिंगेक्स पे यूज कर सकते हो। पहला वाला है यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, लेकिन इसका मतलब है कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसमें स्टॉप लॉस गारंटीड लगाओ। इसको एक आदत बना लो, हर जगह स्टिकी नोट लगा दो कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। दूसरी चीज, थोड़ी सी लेवरेज कम कर लो यार। स्टार्टिंग में 100x करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ी चमकाने वाली चीज है कि यार क्या चमक है, इतना ज्यादा, मैं 50,000 में 50 लाख का ट्रेड लेने वाला हूँ। शुरुआत में मत करो, दैट्स ऑल। धीरे धीरे आप करोगे। अभी स्टार्टिंग में 5x 10x का लेवरेज से स्टार्ट करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी ट्रेडिंग उसमें ज़्यादा आसान हो जाएगी, स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग आप करोगे। और मॉनिटर मार्जिन रेशियो, इसका क्या मतलब है कि अगर आपको लग रहा है आपने लेवरेज ज़्यादा ले लिया और आपका पोजीशन नेगेटिव जाते जा रहा है, तो मेक श्योर करो कि आप आइसोलेटेड नहीं, पोर्टफोलियो मार्जिन में ट्रेड कर रहे हो। अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस्ड है, तो इसके बारे में वही डेल्टा एक्सचेंज की जो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाई है उसमें आपको समझ में आ जाएगा, आप उसको जाकर जरूर चेकआउट कर लो। और एक और टिप मैं आपको देता हूं, हाउ टू प्रिवेंट लिक्विडेशन। आप एक चीज मेक श्योर करना कि जब भी आप ट्रेड कर रहे हो उसमें एक एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस पहले से ही दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस आपके ट्रेडिंग प्राइस, आपके स्टॉप लॉस से कम है, तो वो ट्रेड मत लो, आप लेवरेज कम कर लो। बी वेरी स्मार्ट अबाउट दैट। और डेल्टा एक्सचेंज में एक फीचर है, आप ऑटो टॉपअप भी एनेबल कर सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ क्वांटिटीज के बारे में कि क्वांटिटी कैसी होती है। अब बिटकॉइन, एक सिंगल बिटकॉइन का प्राइस लगभग 67,000 है, $67,000। और ये बहुत सारा होता है, तो आप सारा का सारा तो ट्रेड नहीं कर सकते। तो जैसे इंडियन मार्केट में मिनिमम 1 लॉट होता है, अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो ना, 1 लॉट में कुछ 25 क्वांटिटी होती है, किसी में 15 होता है, किसी में 150 होता है। बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, बिटकॉइन को कॉन्ट्रैक्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वलेंट टू 1 बिटकॉइन, 1000 कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू 10 एथेरियम। इसमें कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम चलता है। द लोएस्ट यू कैन ट्रेड इज 1 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, किसी में भी। सबसे पहले आप ये जान लो कि एक यूनिट का कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे बिटकॉइन के एक यूनिट का, 1 बिटकॉइन का 1000 कॉन्ट्रैक्ट है, एथेरियम का, एक एथेरियम का 100 कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑलराइट, ये चीज आप जान लो बस, ठीक है। उसके हिसाब से थोड़ा सा मैथमेटिक्स करोगे, इसकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, आपके लिए आसान हो जाएगा डिसाइड करना क्वांटिटी। और जो भी आपका ट्रेड रहेगा, एसएल रहेगा, टारगेट रहेगा, वो इसी हिसाब से रहेगा। तो मान लो कि आपने 243 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं ऑफ बिटकॉइन, तो वो कितना बिटकॉइन हो गया? दैट इज नथिंग बट 0.243 बिटकॉइन। बस, अब यही चीज जान लो। तो जो भी आपका पीएनएल रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, वो इस प्राइस पर डिपेंड करेगा। तो इमेजिन करो कि आपने सिर्फ 100 कॉन्ट्रैक्ट लिए बिटकॉइन के, ठीक है, 100 कॉन्ट्रैक्ट लिए, यानी 0.1 बिटकॉइन लिया, और बिटकॉइन 67,000 पे आपने बाई किया और बिटकॉइन चलेगा 68,000 पे। तो बिटकॉइन में तो $1000 का अप मूव आया, राइट, लेकिन आपने कितना ही लिया है उसका? 100 कॉन्ट्रैक्ट, 0.1। तो आपको कितने मिलेंगे इसके? $100 इंस्टेड ऑफ 1000। आपने कितना लिया है? आपने 10% लिया है, तो आपको इस पूरे मूव का भी 10% गेन होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल। टॉपिक इज क्वांटिटी सिलेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है।
बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि कैसे क्वांटिटी सेलेक्ट करना है। चलिए आते हैं हम क्वांटिटी सिलेक्शन में। मैं आपको पहले चीज़ समझाता हूँ क्या होता है। तो एक बिटकॉइन के अंदर आते हैं टोटल 1000 कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको यहाँ दिख रहा है एक बिटकॉइन के अंदर 1000 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, बिकॉज मैंने शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ बिटकॉइन की बात की है, तो हम यहाँ पे डिस्कशन में बिटकॉइन का ही करने जा रहे हैं। ओके, तो एक बिटकॉइन में 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, मतलब कि अगर आप 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करते हो तो हर एक बिटकॉइन के मूवमेंट पे आपका एक प्रॉफिट या फिर एक लॉस में ऐड होगा। तो ऐसे मान लेते हैं अगर आपने बाई किया 70,000 पे और सेल किया 71,000 पे, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट 1000 USD का होगा। अगर आपने 1000 कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रखे हैं, मतलब कि एक बिटकॉइन बाई कर रखा है, तो ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर बाई किया 70 पे, सेल किया 69,000 पे, तो आपका ये लॉस होगा क्योंकि आपने 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स ले रखे हैं। लेकिन क्योंकि आपका कैपिटल कम है तो आप 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं ले पाओगे। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट्स कम करते हो तो ये कैलकुलेशन कैसे बैठेगी। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप ये लगाओगे फॉर्मूला कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे मान लिया अगर आप 50 कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो, ठीक है, 50 कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो तो 50 कॉन्ट्रैक्ट्स 50 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू BTC की जितनी मूवमेंट है। तो जैसे मान लो हम इस वाले मूवमेंट को ही देखते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने लिए थे मैंने 50, ठीक है, 50 डिवाइडेड बाय 1000 0.05, ठीक है, इनटू 1000 USD। तो जो इसका कैलकुलेशन आएगा वही आपका प्रॉफिट होगा। अब ये आपका हेल्प कर सकता है टू आइडेंटिफाई योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मान लिया आपका 50 कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए डिवाइड बाय 1000, ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 0.05, ठीक है। और यहाँ पे कितनी मूवमेंट हुई मान लेते हैं, बिटकॉइन में 1000 पॉइंट की मूवमेंट हुई, तो 0.05 इंटू 1000 दैट वुड बी अराउंड आपका 50, ठीक है, $50 का आपका प्रॉफिट होगा, राइट। अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेते हो, 50 कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हो और 1000 पॉइंट बिटकॉइन मूव करता है तो आपका इतना प्रॉफिट होगा। अगर हम इसको उल्टा करने की कोशिश करें, इस फॉर्मूले को अगर हम चेंज करने की कोशिश करें तो बहुत सही चीज़ निकल के आती है। देखो फॉर्मूला हमारा है कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका 1000 इनटू मूवमेंट ऑफ BTC इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस मान लो, ठीक है। तो मान लेते हैं आपको ये कैलकुलेट करना है कि $20 का रिस्क अगर आप लेना चाहते हो तो कितने कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देने चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस से अगर हम इसको मूव करते हैं, जैसे मान लिया हमें चाहिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू चाहिए, ठीक, लॉस प्रॉफिट मुझे पता है, यहाँ पे मुझे पता है कि $20 का लॉस हो सकता है, तो मेरे को चाहिए क्या, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना है। तो सिंपल मैथ है, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, मान लिया लॉस डिवाइडेड बाई मूवमेंट ऑफ BTC इनटू 1000, ठीक है। तो मान लेते हैं आपका $20 का लॉस है, ठीक है, डिवाइडेड बाई मूवमेंट ऑफ BTC कितना हुआ है 1000 पॉइंट का, ठीक है, और इनटू आपको क्या करना है 1000 से, ठीक है। तो 1000 अपना आपस में कट जाएगा एंड बचेगा आपके पास 20 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट का है, जैसे कि ये वाला है, इसको हम स्टॉप लॉस भी बोल सकते हैं, ठीक। अगर आपको लॉस निकालना है तो आप इसको स्टॉप लॉस बोल दो, ना कि मूवमेंट बोलो, ठीक। तो लॉस जितना आपका रिक्वायर्ड लॉस है, ठीक है, जितना आपका रिक्वायर्ड लॉस है डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस, ठीक है, और इनटू 1000, ठीक है, इनटू 1000 जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट या फिर क्वांटिटी होगी। तो अगर आपको $20 का रिस्क लेना है, आपका ₹1000 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो आप उसमें सिर्फ 20 कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, ज़्यादा नहीं। और इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हो, वैल्यू पहले ही निकाल सकते हो। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू आइडेंटिफाई कि कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस या फिर कितना आप रिस्क ले रहे हो एक ट्रेड। कैसे 3 तरह के पेयर्स होते हैं, एक होते हैं फिएट करेंसी ट्रेडिंग पेयर्स, एक होते हैं क्रिप्टो बेस्ड पेयर्स और एक होते हैं स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग पेयर्स। अब फिएट करेंसी ट्रेडिंग पेयर यहीं पे डेल्टा एक्सचेंज मेक श्योर करता है कि आपको क्रिप्टो चार्जेस ना लगे। ये होता है BTC USD, ये होता है ETH BTC, ये वाला होता है लेट्स से बिटकॉइन वर्सेस USDT। इसका क्या मतलब है, हम बेसिकली बिटकॉइन के प्राइस को USD से कंपेयर कर रहे हैं, हम एथीरियम के प्राइस को बिटकॉइन से कंपेयर कर रहे हैं, हम बिटकॉइन के प्राइस को USDT से कंपेयर कर रहे हैं। सो अगर मान लो BTC USDT का चार्ट है, अगर ये ऊपर गया, इसके 2 सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, या तो बिटकॉइन इंप्रूव हो रहा है या तो USD घट रहा है। ऑलराइट, सिमिलरली अगर BTC USDT के चार्ट में ये चार्ट नीचे जा रहा है, इसका क्या मतलब है, या तो बिटकॉइन वीक हो रहा है या तो USDT ऊपर जा रहा है। सिमिलरली अगर ये एथीरियम BTC का चार्ट है, ये ऊपर जा रहा है, तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, एथीरियम स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है, और बिटकॉइन स्ट्रांग हो रहा है या वीक हो रहा है। आप लोग मुझे बताओ। इन तीनों पेयर्स में ट्रेड किया जाता है। आप भी चाहो तो एक्सचेंज पे बिंगेक्स पे ट्रेड कर सकते हो। डेल्टा पे फिएट करेंसी ट्रेड होती है, इसीलिए डेल्टा पे आपको 30% फ्लैट टैक्स नहीं देना, बिकॉज फ्लैट टैक्स जो है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग पे है, फिएट करेंसी पेयर्स पे नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं ऐसे 4
क्रिप्टो न्यूज़ वेबसाइट्स के बारे में, जो कि आपको बहुत अच्छा न्यूज़ दे देंगे, आपको ये बता देंगे बाकी मार्केट के पहले ही कि ये क्या करने वाले हैं, कोई आगे कॉइन में न्यूज़ आ रहा है, कुछ अच्छा एडवांस चीज़ हो रहा है, या फिर कहाँ इन्वेस्ट आप कर सकते हो। सो इसके लिए यू हैव कॉइन डेस्क, यू हैव डेली हॉडल। हॉडल मतलब होता है बेसिकली, हम बोलते हैं ना इसको होल्ड करिए पोजीशन को, तो जेनजी के टर्म में इसको हॉडल बोलते हैं, HODL। ठीक है, सेम चीज ही है, इसको बस हॉडल बोलते हैं, उसी के नाम पे वेबसाइट बनी हुई है। देयर इज कॉइन टेलीग्राफ, देयर इज डीक्रिप्ट, इन सारों की भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको। एंड देयर ये तो हो गया क्रिप्टो न्यूज़ वेबसाइट, और एक और है रिसर्च की वेबसाइट। तो वो ये 4 वेबसाइट्स हैं। एक है कॉइन मार्केट कैप, मोस्ट कॉमन, जिसका आपने स्क्रीनशॉट देखा था ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन का कितना है, वो कॉइन मार्केट कैप का स्क्रीनशॉट था। एक और है कॉइन ग्लास, मेसारी, ग्लास नोड, सारे वेबसाइट्स की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। फील फ्री टू गो चेक इट आउट, थोड़ा सा से टिंकर करो, नीचे क्वेश्चंस ड्रॉप करो, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो इंडिया में है। तो क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या नहीं है? क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इज एब्सोल्युटली लीगल इन इंडिया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से आप दही चावल नहीं खरीद सकते, बस दैट्स द ओनली थिंग। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इज 100% लीगल इन इंडिया। आपको कोई क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग से रोक नहीं सकता, उसके लिए कोई आपको जेल में नहीं डालेगा। बस टैक्स में अगर आप कॉइन DCX पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप WazirX वगैरह पे ट्रेड कर रहे हो, तो फ्लैट 30% आपको क्रिप्टो गेन्स पे भरना पड़ेगा। फ्लैट 1% TDS आपको सोर्स पे ही देना पड़ जाएगा। और जो लॉसेज हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल एस्टेट में कुछ कर रहे हो, रियल एस्टेट के जमीन को आपने बेच दिया, लॉस में बेच दिया, तो नॉर्मली वो टैक्स ऑफसेट हो जाता है। क्रिप्टो के गेन्स में वो ऑफसेट भी नहीं होगा, आपको फ्लैट 30% देना ही पड़ेगा। आप बोलोगे ये कैसा रूल है? बस जो है यही है। इसी का बेनिफिट आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे उठा सकते हो, जहां पे ये सब इंप्लीकेशन, इसमें से कोई भी इंप्लीकेशन आपको नहीं लगेगा। हाँ, टैक्सेस देने पड़ेंगे, इस ब्रैकेट में नहीं पड़ेगा, आपका वो बिजनेस इनकम हेडर के अंडर चले जाएगा, जैसा कि आपका ट्रेडिंग इनकम जाता है।